हेलो एंड वेलकम टू द चैनल ऑनलाइन अधिकारी। मेरा नाम है सौरभ यादव और यहाँ पर हम लोग फिजिक्स पूरे तरीके से कंप्लीट करेंगे। हमने लूसेंट को उठाया यहाँ पर। लूसेंट में बहुत सी महत्वपूर्ण जो चीज़ें हैं हम लोग उसी का अध्ययन करेंगे। देखिएगा आपको सामने एकदम ऐसे ही क्वेश्चन मिलेंगे आपके पेपर में। 12 जून को जो पेपर होने वाला है उसके अलावा और भी कोई पेपर होगा उसमें भी आपको फ़ायदा यह करेगा। तो भौतिक विज्ञान जैसे कि हम लोगों ने पिछले लेक्चर में हमने देखा था, बायोलॉजी का जो क्वेश्चन वगैरह पूछे गए थे, कुछ महत्वपूर्ण चीज़ें पूरे तरीके से कंप्लीट किया गया। हाँ, थोड़ा सा विटामिन वगैरह आप लोग पढ़ लीजिएगा, रट डालिएगा, विटामिन से बहुत क्वेश्चन पूछे जाते हैं। 4 अप्रैल को जब हमने शुरू किया था, 4 अप्रैल 2022 को 45 डेज़ की स्ट्रेटजी, उसके बाद से लगातार लेक्चर आपको मिल रहे हैं। करंट अफेयर वगैरह सब कुछ आपका कंप्लीट किया जा चुका है। सीसेट में संप्रेषण कंप्लीट हो चुका है। अब आज हम लोग फिजिक्स देख रहे हैं और शाम को ही केमिस्ट्री देखेंगे। और भी जो होगा आगे हम करवाते रहेंगे आपसे। रेगुलर लेक्चर देखिए, आपका ही फ़ायदा इसमें है, आपका ही फ़ायदा होगा। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं। और यहाँ पर मात्रक वगैरह की बात दी गई है। मात्रक, अगर मात्रक वगैरह नहीं होते तो बड़ी समस्या हो जाती है। मात्रक नहीं होते, जैसे आप कहें कि जाना 5 लीटर आलू लेते आना, तो लीटर में आलू थोड़े होगा, आलू तो किलो में होगा ना। 5 केजी आलू लेते आना, 5 क्विंटल आलू लेते आना। तो मात्रक वगैरह बहुत ज़रूरी हैं, है ना। तो जैसे अब इन्हीं सब से कुछ चीज़ें हैं, ये कुछ मात्रक हैं, आपको हमने बताया था जब फिजिक्स का लेक्चर पढ़ाया था बेहतर तरीके से। अब एक एक बताते चलेंगे तो बहुत समय लगेगा, हम वहीं फोकस करेंगे जहाँ महत्वपूर्ण है। अब जैसे अगर हम बात करें कि एक रेलगाड़ी 54 किलोमीटर प्रति घंटे की स्पीड से 54 किलोमीटर प्रति घंटे की स्पीड से चल रही है, उसको 200 मीटर दूरी तय करनी है। आपके सीसेट में ऐसे क्वेश्चन मिलते हैं। 200 मीटर दूरी तय करनी है, 54 किलोमीटर प्रति घंटे की स्पीड से चल रही है, तो उसको समय कितना लगेगा, पूरा समय कितना लगेगा उसको वहाँ तक पहुँचने में। ठीक है, अब देखिए यहाँ पर आपको मीटर में दिया गया, यहाँ पर दिया गया है मीटर में दिया गया है। 54 किलोमीटर प्रति घंटा ये मीटर में दिया है, इसको मीटर प्रति सेकंड में बदलिए। 54 गुणे 5/18, 18 तियाँ 54, 5 तियाँ 15, 15 क्या हो गया मीटर, 15 मीटर प्रति सेकंड हो गया। ठीक है, ये आ गई आपकी चाल, 15 मीटर प्रति सेकंड। आपकी दूरी दी है, आपकी दूरी दी है, ये चाल हो गई, ये हो गई आपकी दूरी। आपको निकालना क्या है, समय, समय निकालना है। तो समय बराबर फार्मूला होता है दूरी बटे चाल, दूरी बटे चाल। ओके, दूरी कितनी है, 200 मीटर है, चाल हो गई आपकी 15। अब इसको कट करिए, 5 तिहाई 15, 5 चौके 20, 40 हो गया। 40/3, 3 से कट करेंगे तो 3 एकम 3, और बचा यहाँ पर 10। 3 3 का 9, बचा 1, दशमलव लगा देंगे 10 हो जाएगा, यानी 3 3 का 9, तो 13.33 सेकंड में जो है कि वह पार कर जाएगी। सेकंड में आंसर आ गया। तो थोड़ा सा यहाँ पर आप चीज़ें देखिएगा, इस प्रकार से सीसेट में क्वेश्चन पूछे जाते हैं। समय बराबर दूरी बटे चाल होता है फार्मूला। चाल बराबर क्या होता है, चाल बराबर अगर हम यहीं से निकालें, चाल बराबर क्या होगा, चाल बराबर क्या होगा, दूरी बटे समय, दूरी बटे समय। ओके, समय बराबर दूरी बराबर चाल गुणे समय। इसी फार्मूले से एक क्वेश्चन पक्का आपके एग्जाम में रहता है। थोड़ा सा और टफ करते हैं कि एक रेलगाड़ी दिल्ली से चलती है 54 किलोमीटर प्रति घंटा या 50 किलोमीटर प्रति घंटा की स्पीड से। एक रेलगाड़ी लखनऊ से चलती है। दोनों रेलगाड़ियां जो है और बीच की दूरी भी बताएंगे। दोनों रेलगाड़ियां जो हैं कि कितने कहाँ पर जाकर मिलेंगी या कितने समय बाद एक दूसरे से मिलेंगी। ठीक है, तो इस प्रकार से क्वेश्चन पूछे जाते हैं। चलिए हम लोग देखते हैं। हम लोग यहाँ पर कुछ और चीज़ें देख रहे हैं, फिजिक्स देख रहे हैं, तो फिजिक्स देखें। अब देखिए यहाँ पर लिखा हुआ है कि बहुत लंबी दूरियों को मापने के लिए प्रकाश वर्ष का प्रयोग किया जाता है, अर्थात प्रकाश वर्ष दूरी का मात्रक है। बहुत लंबी दूरियाँ हो तो प्रकाश वर्ष का प्रयोग किया जाता है, और प्रकाश वर्ष इसका मात्रक है, दूरी का मात्रक है। और एक प्रकाश वर्ष होता है 9.46 × 10⁻15 मीटर, 9.46 × 10⁻15 मीटर। दूरी मापने की सबसे बड़ी इकाई जो है पारसेक है। क्या है, पारसेक है। पारसेक याद रखिए, सबसे बड़ी इकाई पारसेक है। और एक पारसेक इक्वल टू 3.26 प्रकाश वर्ष। ठीक है, इक्वल टू 3 × 08 × 10⁻16 मीटर, ये याद रखिएगा। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। तो दूरी मापने की सबसे बड़ी इकाई पारसेक आपको प्राप्त हुई। यहाँ पर कुछ दिया गया है कि अब इसको पूछा जा सकता है कि निम्नलिखित में से कौन सा छोटा है, कौन सा बड़ा है, इस प्रकार से भी पूछा जा सकता है। तो आप देखिए यहाँ पर 10⁻⁻1 डेसीमीटर, ये सबसे छोटा है। फिर उससे छोटा है सेंटीमीटर है, उससे छोटा मिलीमीटर है, उससे छोटा माइक्रो है, उससे छोटा नैनो है, उससे छोटा पिको है, उससे छोटा फेम्टो है, उससे छोटा एक्टो है। यानी ये जो -18 है, -15 है, इस वैल्यू को देख के आपको नहीं ये आकलन करना है कि यह बड़ा है कि छोटा है। देखिए होता क्या है, पूर्णांक जो कहे जाते हैं, पूर्णांक ही बोले जाते हैं। 1 2 3 4 5
6 ऐसे करके 6 7 8 डॉट डॉट डॉट। और वहीं जीरो से जब नीचे आते हैं तो -1 पहले पे होता है, यानी सबसे बड़ा -1, फिर उसके बाद उससे छोटा -2, फिर उसके बाद -3, फिर उसके बाद -4, ऐसे होते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर सबसे बड़ा डेसी है, फिर उसके बाद यहाँ पर एटो सबसे छोटा है। तो ये चीज़ याद रखिएगा, क्वेश्चन पूछा जा सकता है। अब क्वेश्चन जैसे कि आप 11th 12th या 10th 9th में पढ़े होंगे, 8th वगैरह में, हमें तो याद है कि हम पढ़े थे। ऐसे याद करते हैं कि मिली, सेंटी, डेसी, मीटर, डेका, हेक्टो, किलोमीटर, इस प्रकार से चीज़ें याद की जाती हैं। ओके, ठीक है, मिली, सेंटी, डेसी, मीटर, डेका, हेक्टो, किलोमीटर, है ना, ऐसे होता है। नैनो वगैरह -10⁹ होता है। अब अदिश राशियों की बात करें, अदिश नाम से ही लग रहा है अदिश, जिसमें दिशा ना हो, सिर्फ परिमाण हो, दिशा ना हो। ओके, और सदिश मतलब जिसमें परिमाण के साथ साथ दिशा भी हो, सदिश दिशा के साथ हो, स्केलर और वेक्टर क्वांटिटी। यहाँ से क्वेश्चन क्या पूछे जाते हैं, क्वेश्चन पूछे जाते हैं कि निम्नलिखित में से कौन सी एक अदिश राशि नहीं है। तो अदिश राशि का फार्मूला याद रखिए, एक ट्रिक है कि आसमा का ऊंचा ताल दूर है, आसमा का ऊंचा ताल दूर है। आयतन, समय, माप, कार्य, ऊंचाई, ऊर्जा, चौड़ाई, तापमान, दूरी, ये सब अदिश राशियों के अंतर्गत आते हैं, अदिश राशियों के अंतर्गत आते हैं, जैसे यहाँ पर लिखा है। और हाँ, अदिश में देखिए द्रव्यमान भी है, चाल भी है, आयतन भी है, कार्य, समय, ऊर्जा, और सदिश में वेग, विस्थापन, बल, त्वरण आदि चीज़ें सदिश हैं। दूरी वगैरह जानते हैं, दूरी एक अदिश राशि है और यह सदैव धनात्मक में होती है, पॉजिटिव होती है। विस्थापन क्या होता है, विस्थापन, अब यहीं पे देखिए विस्थापन वगैरह से क्वेश्चन पूछा जाता है। यह एक सदिश राशि है, इसका SI मात्रक मीटर है। विस्थापन धनात्मक, ऋणात्मक और शून्य भी हो सकता है। विस्थापन से देखिए आपके सीसेट में क्वेश्चन पूछा जाता है कि रामू जो है अपने घर से निकलता है, 5 किलोमीटर पूरब की तरफ चलता है, 5 किलोमीटर पूरब की तरफ चलता है, फिर वह दाएं मुड़ता है और 8 किलोमीटर चलता है ना, 8 किलोमीटर चलता है। ठीक है, तो उसके बीच में जो दूरी कितनी है, वो जहाँ पर पहुँचा है और उसके घर की दूरी कितनी है, तो ये वाली दूरी, यही उसका विस्थापन हुआ। विस्थापन यही होता है, ये वाला, है ना। तो विस्थापन क्या है कि एक निश्चित दिशा में दो बिंदुओं के बीच की लंबवत न्यूनतम दूरी को विस्थापन कहते हैं। न्यूनतम, सबसे कम यही है ना, ठीक है। तो ये होता है विस्थापन। अब इसको निकालने के लिए हम सीसेट में आपको पढ़ा देंगे, बता देंगे चीज़ें। वेग तो पता ही है, सदिश राशि। त्वरण क्या है, त्वरण क्या है, एक्सेलरेशन। आपने एक्सेलेटर बहुत दबाया होगा गाड़ी का, है ना। तो किसी वस्तु के वेग में परिवर्तन की दर को त्वरण कहते हैं, सदिश राशि है। ओके, वृत्ति, गति, कोणीय वेग आगे बढ़ते हैं, वृत्ति, गति, कोणीय वेग आगे बढ़ते हैं। यहाँ पर देखिए न्यूटन के गति का नियम है। न्यूटन ने 1687 में गति का नियम दिया था, अपनी पुस्तक प्रिंसिपिया में लिखा था। न्यूटन का पहला नियम है कि यदि कोई वस्तु विराम अवस्था में है तो वह विराम अवस्था में ही रहेगी। मान लीजिए आप कहीं बैठे हैं, मतलब आप तो अलग बात है, आपने कोई बॉटल रख के अपने रूम में चले गए, मतलब आप दिल्ली में रह रहे हैं या फिर लखनऊ में रह रहे हैं या फिर आप प्रयागराज में रह रहे हैं, तो आप कोई बॉटल अपने रूम में रख कर चले गए, लॉक लगा के अपने गांव चले गए और 1 महीने बाद आए, तो वो बॉटल वहीं पर पड़ी रहेगी जब तक भूकंप ना आए, जब तक आंधी तूफान ना आए, जब तक उस पर कोई बाहरी बल ना लगे। ठीक है, तो यही न्यूटन कहते हैं कि यदि कोई वस्तु विराम अवस्था में है तो विराम अवस्था में ही रहेगी। यदि वह एक समान चाल से सीधी रेखा में चल रही है तो वह वैसे ही चलती रहेगी जब तक कि उस पर कोई बाहरी बल लगाकर उसकी अवस्था में परिवर्तन न किया जाए। क्या कह रहे हैं कि यदि वह समान चाल से सीधी रेखा में चल रही है तो वो ऐसी ही चलती रहेगी। अब ये क्वेश्चन पूछा जाता है कि कोई उपग्रह सूर्य का चक्कर, पृथ्वी का चक्कर लगा रहा है, वहाँ से उपग्रह या फिर कुछ और कह दीजिए कि वहाँ से कुछ ऐसी चीज़ें छोड़ दी जाती हैं, पेन वगैरह फेंक दी गई, तो क्या होगा, वो अभी उसी प्रकार से चलती ही रहेगी जब तक उस पर बाहरी बल ना लगे। ये क्वेश्चन पूछा गया है। ओके, तो इसी को जड़त्व का नियम कहते हैं। पहले नियम को ही जड़त्व यानी जड़ पकड़ लेता है। जड़ पकड़ना जानते हैं कि एक ही जगह रुक जाती है जड़ पकड़ के, तो यही जड़त्व का नियम है। इसी को गैलीलियो का नियम भी कहते हैं। ठीक है, और बल की परिभाषा क्या बताएं कि बल वह बाह्य कारक है जो किसी वस्तु की प्रारंभिक अवस्था में परिवर्तन करता है। कोई वस्तु रखी है और उसको हटा दे वहाँ से, तो वही तो बल है, कोई बाह्य कारक है। ओके, जड़त्व के नियम से कुछ उदाहरण, ठहरी हुई मोटर या रेलगाड़ी के अचानक चल पड़ने पर उसमें बैठे यात्री पीछे की ओर झुक जाते हैं, है ना। चलती हुई मोटर कार के अचानक रुकने पर उसमें बैठे यात्री आगे की ओर झुक जाते हैं। कंबल को हाथ से पकड़कर डंडे से पीटने पर धूल के कण झड़ कर गिर जाते हैं। ओके, अब संवेग क्या होता है, संवेग सीधे जानिए द्रव्यमान गुणे वेग। द्रव्यमान का
वेग से मल्टीप्लाई कर देते हैं तो वह संवेग हो जाता है। दूसरा नियम न्यूटन का जो संवेग पर ही है, संवेग पर है। किसी वस्तु के संवेग में परिवर्तन की दर उस वस्तु पर आरोपित बल के समानुपाती होती है। ये कह रहे हैं कि संवेग, संवेग मतलब द्रव्यमान गुणे वेग, संवेग में परिवर्तन उस वस्तु पर आरोपित बल के समानुपाती होती है। और फाइनली निकल के आता है F बराबर ma, द्रव्यमान, और ये ए क्या है, एक्सेलरेशन यहाँ पर हो जाएगा, ठीक है, त्वरण, वही ये त्वरण हो जाएगा, यम क्या हो जाएगा, द्रव्यमान हो जाएगा। तो दूसरा नियम है। तीसरा नियम क्या है, तीसरा नियम न्यूटन का क्या है कि आप जो है कि किसी को रोड पे चलते हुए एक तमाचा तेज से लगाइए, है ना, किसी को जानते भी नहीं, एक तमाचा लगाइए, उधर से प्रतिक्रिया तुरंत होगी, एक तमाचा फिर मिल जाएगा आपको, है ना। प्रतिक्रिया अगर तीव्र हुई तो एक तमाचा 2, 3, 4 लग सकते हैं, लेकिन न्यूटन का नियम सिर्फ कहता है कि एक लगाए हैं तो एक ही मारो, है ना। तो यही है, प्रत्येक क्रिया के बराबर परंतु विपरीत दिशा में प्रतिक्रिया होती है, बराबर परंतु विपरीत दिशा में प्रतिक्रिया होती है। उदाहरण, बंदूक से गोली चलने पर चलाने वाले को पीछे की ओर धक्का लगना, नाव से किनारे पर कूदने पर नाव को पीछे की ओर हट जाना, ओके, रॉकेट को उड़ाने में भी, ओके, ये सब जो है कि तीसरा नियम है न्यूटन चाचा का। मैक नंबर क्या होता है, मैक नंबर जो होता है, जैसे मिसाइल वगैरह बहुत तेज़ चलने वाली जो चीज़ें हैं, जैसे कि स्पीड ऑफ ऑब्जेक्ट अपॉन स्पीड ऑफ साउंड की बात होती है, मैक नंबर, स्पीड ऑफ ऑब्जेक्ट स्पीड ऑफ साउंड की बात होती है मिसाइल वगैरह में। तो बताइएगा ब्रह्मोस मिसाइल कितना मैक नंबर उसकी स्पीड है, स्पीड ऑफ ऑब्जेक्ट यानी मिसाइल की स्पीड, और साउंड जो उसमें से निकल रहा है उसकी भी स्पीड से तेज़ चलती है, तो मैक नंबर इसे ही कहते हैं। आवेग जो होता है, इम्पल्स जो होता है, आवेग बराबर बल इंटू समय अंतराल, बल इंटू समय अंतराल। बोर नहीं होना है आपको, आराम से सुनते रहिए, आपको भी जब भी फिजिक्स रिवाइज करेंगे तो यही सब पढ़ेंगे, और यहाँ पर वो सब चीज़ें यहाँ पर प्रयास है कि बता दी जाएं, जो जैसे क्वेश्चन किस प्रकार से पूछे गए हैं वो सब यहाँ पर बता दिया जाएगा। तो आपको फिर से घटना चक्र वगैरह पढ़ने की आवश्यकता नहीं है, यहाँ पर पढ़ लीजिए बेहतर तरीके से। अभिकेंद्री बल, हाँ, आवेग जो है कि बल गुणे समय अंतराल, बल और समय अंतराल के गुणनफल को आवेग कहते हैं। अभिकेंद्री बल मतलब कि अभिकेंद्री, केंद्र की तरफ जो बल लगता है, अभिकेंद्री ऐसे एक धागा लीजिए और ऐसे उसको घुमाइए एक पत्थर लगा के, तो ऐसे कुछ इस तरह से होगा, अभिकेंद्री बल है। और जब घुमाते रहेंगे तो वृत्ताकार मार्ग पर, वृत्त के मार्ग पर वह घूमती रहेगी, ठीक है। तो केंद्र की तरफ एक बल लगता है जिसकी वजह से वह रुकी है। जैसे ही केंद्र की तरफ से बल भार आप छोड़ देते हैं, जैसे ही रस्सी छोड़ते हैं, जैसे ही धागा आप छोड़ते हैं, तो क्या होता है, अपकेंद्री बल भी लगता है, तो सेंट्रीफ्यूगल फोर्स की वजह से वो बहुत दूर जाकर गिर जाती है, ओके। और इसी सेंट्रीफ्यूगल फोर्स से कई, ये सेंट्रीपिटल है अभिकेंद्री वाला, जब तक आप पकड़ें, जैसे ही आप छोड़ते हैं तो अपकेंद्री बाहर की तरफ बल लगता है। इसकी दिशा अभिकेंद्री बल के विपरीत दिशा में होती। कपड़ा सुखाने की मशीन देखे होंगे, ऐसे घुमाती रहती, कपड़े को सूख जाता है। दूध से मक्खन निकालने की मशीन, वो भी घुमा घुमा के मक्खन निकाल डालती है, ओके। आदि अभिकेंद्री बल के सिद्धांत पर कार्य करते हैं, कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। बल आगुड़ है, ठीक है। हाँ, उत्तोलक देखिए, उत्तोलक से क्वेश्चन अभी तक यूपीपीसीएस या समीक्षा अधिकारी में शायद अभी हाल ही में एक आध क्वेश्चन डाला गया, उसके पहले उत्तोलक से, लीवर से एक भी क्वेश्चन नहीं पूछा गया है, ओके। उत्तोलक है क्या, ये 3 प्रकार हैं, हमने जब पढ़ाया था तब भी बताया था, आज भी बताएंगे। तो उत्तोलक क्या है, उत्तोलक एक सीधी या टेढ़ी दृढ़ छड़ होती जो किसी निश्चित बिंदु के चारों ओर स्वतंत्रतापूर्वक घूम सकती है। एक निश्चित बिंदु होगा, जैसे आपने घिरनी वगैरह देखी होगी, आपने पुली बोलते हैं, पुली होती है, जैसे आप देखे होंगे कोई इंजन हो, किर्लोस्कर वगैरह वाले इंजन जो होते हैं उसमें देखे होंगे लगा होता है, उसी के चारों तरफ घूमती है वो, ओके। तो इसमें 3 चीज़ें कार्य करती हैं। पहला आलम्ब होता है, आयास होता है, भार, फलक्रम, एफोर्ट, लोड। आलम्ब, आयास, भार। आलम्ब क्या है, जिस निश्चित बिंदु के चारों ओर उत्तोलक की छड़ स्वतंत्रतापूर्वक घूम सकती है उसे आलम्ब कहते हैं। जो बिंदु है इस प्रकार से अगर आप जिम भी जाते हैं तो ये वाला बिंदु जो होगा, यहाँ पर आप लगाया, जिम भी जाते हैं ऐसे उठाते हैं, तो ये भी जो है, ये जो बिंदु होगा वो जो है कि आलम्ब है। आयास क्या, उत्तोलक उपयोग में लाने के लिए उस पर जो बल लगाया जाता है वह आयास है। और भार जो उत्तोलक के द्वारा जो बोझ उठाया जाता है अथवा रुकावट हटाई जाती है उसे भार कहते हैं। तो भार वही जितना वजन है। तो आलम्ब, आयास, भार। आलम्ब मतलब वह बिंदु, आयास मतलब कि उस पर जो बल लगाया जाता है, और भार मतलब उसका वेट जो है। प्रथम श्रेणी का उत्तोलक क्या है, इस वर्ग के उत्तोलक में आलम्ब, आयास और भार के बीच में होता है। आलम्ब जो पहला वाला जो है इन दोनों के बीच में होता है, याद रखिएगा। आलम्ब, आयास, भार, यानी आलम्ब जो है पहले श्रेणी के उत्तोलक में बीच में रहता है आयास और भार के, बस।
और यांत्रिक लाभ पूछे जाते हैं कि यांत्रिक लाभ इसका एक से अधिक, एक से कम या एक के बराबर भी हो सकता है। एक से अधिक, एक से कम या एक से बराबर हो जाता है पहले में। आलम्ब बीच में होता है आयास और भार के, आलम्ब बीच में होता है आयास और भार के। इसका यांत्रिक लाभ जो एक से अधिक, एक से कम हो सकता है, कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए प्रथम श्रेणी के उत्तोलक में। ओके, जैसे कैंची आपने देखा होगा, पिलास आपने देखा होगा, सिंडासी आपने देखा होगा, कील उखाड़ने की मशीन, शीश झूला, साइकिल का ब्रेक, हैंड पंप एक निश्चित बिंदु के उसमें होते हैं। तो ये प्रथम श्रेणी का उत्तोलक है जिसमें आलम्ब आयास और भार के बीच में होता है। ओके, इसका यांत्रिक लाभ एक से अधिक, एक से बराबर तथा एक से भी कम होता है। द्वितीय श्रेणी का उत्तोलक जो होता है, इस वर्ग के उत्तोलक में आलम्ब तथा आयास के बीच में भार होता है। भार जो होता है दूसरे वाले में आ गया, ठीक है। आलम्ब F तथा आयास E के बीच भार W होता है, तो भार इसमें बीच में होता है। पहले वाले में आलम्ब बीच में था दोनों के, अब यहाँ पर भार जो है दूसरे वाले श्रेणी के उत्तोलक में भार बीच में है। ओके, और इसका यांत्रिक लाभ सदैव एक से अधिक होता है। याद रखिएगा, पहले वाले में एक से अधिक या एक से कम, इसका यांत्रिक लाभ सदैव एक से अधिक होता है। उदाहरण के लिए सरौता नींबू निचोड़ने की मशीन आपने देखा होगा, नींबू निचोड़ने, एक पहिए की कूड़ा ढोने वाली गाड़ी, ये उदाहरण है। द्वितीय श्रेणी के उत्तोलक में भार जो होता है बीच में होता है। ओके, भार बीच में है और यांत्रिक लाभ एक से अधिक या एक से कम होता है। पहले वाले में आलम बीच में था, उसका यांत्रिक लाभ इसका द्वितीय श्रेणी के उत्तोलक का यांत्रिक लाभ सदैव एक से अधिक होता है। प्रथम श्रेणी के उत्तोलक का यांत्रिक लाभ एक से अधिक, एक से कम या एक के बराबर होता है। तृतीय श्रेणी का उत्तोलक तो अब बचा, पहले आपने देख लिया कि आलम बीच में है, दूसरे में भार बीच में है, तो अब तीसरा बचा, तो इसमें आयास जो होता है बीच में होता है। इसका यांत्रिक लाभ सदैव एक से कम होता है, जैसे चिमटा, मनुष्य का हाथ। कोई दिक्कत नहीं। आलम्ब आयास भार की बात किए, आलम्ब प्रथम श्रेणी के उत्तोलक में बीच में होता है, आयास और भार अलग अलग किनारे पे होते हैं। ओके, और इसका यांत्रिक लाभ पहले का एक से अधिक, एक से कम या एक से एक के बराबर होता है। द्वितीय श्रेणी के उत्तोलक में भार बीच में होता है। ओके, और यांत्रिक लाभ सदैव एक से अधिक होता है। तृतीय श्रेणी के उत्तोलक में आयास बीच में होता है और यांत्रिक लाभ सदैव एक से कम होता है। कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। चलिए आगे बढ़ते हैं। यहाँ से क्वेश्चन पूछा जाएगा, स्टेटमेंट बना के दिए जाए। कार्य बराबर क्या है? कार्य की माप लगाए गए बल तथा बल की दिशा में वस्तु के विस्थापन के गुणनफल के बराबर होते हैं। यानी कि कार्य बराबर बल गुणे विस्थापन। विस्थापन आपने देखा, बल जानते हैं फोर्स, कार्य बराबर बल गुणे विस्थापन। कार्य बराबर बल गुणे विस्थापन और इसका मात्रक जूल होता है। इसका मात्रक जूल होता है। सीजीएस पद्धति में अर्ग होता है। कार्य का मात्रक एसआई मात्रक जूल है। जूल है, जूल। कार्य बराबर बल गुणे विस्थापन होता है। ऊर्जा, ऊर्जा क्या है? किसी वस्तु की कार्य करने की क्षमता को उस वस्तु की ऊर्जा कहते हैं। आपके अंदर जितनी क्षमता होगी वहाँ तक लेक्चर देखेंगे, क्षमता नहीं होगी तो लेक्चर वहीं पे छोड़ के चले जाएंगे और इससे हमारा कोई फ़ायदा होने वाला नहीं है। हमारा अभी नया चैनल है, इस पर ऐड भी नहीं आते हैं और इसमें कोई फ़ायदा नहीं होगा। ऊर्जा की बात करें, किसी वस्तु की कार्य करने की क्षमता को उस वस्तु की ऊर्जा कहते हैं। ऊर्जा, कार्य करने की क्षमता। ऊर्जा एक अदिश राशि, इसका एसआई मात्रक जूल है। यानी कार्य का एसआई मात्रक जूल है और ऊर्जा का भी एसआई मात्रक जूल है। खेला हो सकता है, ठीक है। ऊर्जा, गतिज ऊर्जा। अब किसी वस्तु में गति के कारण जो ऊर्जा होगी वह गतिज ऊर्जा होती है। गति के कारण ऊर्जा, इसका फार्मूला होता है काइनेटिक एनर्जी इक्वल टू हाफ एम वी स्क्वायर। हाफ एम वी स्क्वायर। अब यूपी पीसीएस ने एक बार क्वेश्चन पूछा था फिजिक्स के सेक्शन से और उसने यम की वैल्यू दी थी द्रव्यमान और वेग की वैल्यू दी थी। पूछा गतिज ऊर्जा कितनी है, गतिज ऊर्जा कितनी है ना। या फिर दो दिया था कि m1 की वैल्यू इतनी है, m2 v2 की v1 की वैल्यू इतनी है, m2 की इतनी है और v2 की इतनी है। अब एक बार इसका बटे करके हाफ m1 m2 कर दिए थे तो उसकी एक वैल्यू एक बार और पूछा था किसी एग्जाम में। तो याद रखिएगा गतिज ऊर्जा हाफ एम वी स्क्वायर। यहाँ पर लिखी गई बैटरी में क्या होता है, बैटरी H2SO4 35%, वाटर 35% होता है। 35 70 तो 30% क्या होता है ये कमेंट कर दीजिएगा। H2SO4 यानी सल्फ्यूरिक अम्ल तेजाब, वाटर 35%। इलेक्ट्रोड्स जो लगे होते हैं लेड और लेड ऑक्साइड के होते हैं। हमने गतिज ऊर्जा देखा। अब स्थितिज ऊर्जा की बात करें तो किसी वस्तु में स्थिति के कारण जो ऊर्जा हो, स्थिति उसके कारण जो ऊर्जा हो, है ना, उसे स्थितिज ऊर्जा कहते हैं। बांध बनाकर इकट्ठा किए गए पानी की ऊर्जा, जैसे बांध खोलते हैं पानी की कितनी एनर्जी होती है ऊर्जा ऊपर से जब गिराते हैं। घड़ी की चाबी में संचित ऊर्जा, चाबी को घुमा दिए फिर चल जाती है गाड़ी, है ना। तनी हुई स्प्रिंग या कमानी की ऊर्जा। तो स्थिति के कारण पोटेंशियल एनर्जी जो होती है उसमें, है ना, जैसे आपके अंदर पोटेंशियल है कि आप क्वालिफाई कर जाओगे, है ना, तो बनिए SDM, ठीक है, SDM डिप्टी कलेक्टर बनिए,
PDF कलेक्टर मत बनिए, PDF कलेक्टर मत बनिए, डिप्टी कलेक्टर बनिए। ओके, तो इसका फार्मूला होता है ये mgh, पोटेंशियल एनर्जी इक्वल टू mgh। m द्रव्यमान है, g गुरुत्वीय त्वरण है, h ऊंचाई है। ऊर्जा संरक्षण का नियम है कि ऊर्जा ना तो उत्पन्न की जा सकती है ना ही नष्ट की जाती है, ऊर्जा केवल एक रूप से दूसरे रूप में परिवर्तित की जा सकती है। ओके, आप खाना खाते हैं, खाने की ऊर्जा आपके शरीर में आती है, परिवर्तन होता है, आप चलते हैं, आप बोलते हैं, आप लिखते हैं, आप खाते हैं, आप नहाते हैं, आप दौड़ते हैं, पढ़ते हैं, सब कुछ ऊर्जा जो है कि परिवर्तित हो गई दूसरे फॉर्म में। ओके, ठीक है। अब क्वेश्चन यहाँ से भी कुछ पूछे जाते हैं। डायनेमो क्या कार्य करता है? डायनेमो जो है यांत्रिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में बदलता है। मोमबत्ती क्या करती है? रासायनिक ऊर्जा को प्रकाश एवं ऊष्मा ऊर्जा में, प्रकाश भी देती है और ऊष्मा भी होती है उसमें। माइक्रोफोन ध्वनि ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में, ध्वनि ऊर्जा को क्या करता है? विद्युत ऊर्जा में। लाउड स्पीकर विद्युत ऊर्जा को ध्वनि ऊर्जा में। सोलर सेल क्या करता है? सौर ऊर्जा को विद्युत में। ट्यूबलाइट क्या करती है? विद्युत को प्रकाश में। विद्युत मोटर क्या करता है? विद्युत को यांत्रिक ऊर्जा में। विद्युत बल्ब क्या करता है? विद्युत ऊर्जा को प्रकाश एवं ऊष्मा ऊर्जा में, है ना। और विद्युत सेल रासायनिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में। गिटार क्या करता है? यांत्रिक ऊर्जा को ध्वनि ऊर्जा में परिवर्तित कर देता है। ठीक है। संवेग एवं गतिज ऊर्जा में संबंध है कि काइनेटिक एनर्जी इक्वल टू p²/2m। ठीक है, इसको याद रखिएगा। शक्ति कार्य करने की दर को शक्ति कहते हैं, यहाँ पावर की बात हो रही। शक्ति बराबर कार्य बटे समय होता है, कार्य बटे समय। यदि किसी कर्ता द्वारा W कार्य t समय में किया जाता है तो कर्ता की शक्ति W/t होगी। इसका SI मात्रक वाट होता है, वाट लगा देंगे, है ना, वाट होता है इसका, जिसे वैज्ञानिक जेम्स वाट के सम्मान में रखा गया। तो शक्ति बराबर कार्य बटे समय, जूल बटे सेकेंड। कार्य का मात्रक जूल, समय का मात्रक सेकेंड, तो वाट हो जाता है। P=W/T। शक्ति की एक और मात्रक है अश्वशक्ति, हॉर्स पावर कहते हैं, और एक अश्वशक्ति = 746 वाट। ओके, लेखपाल हो, सप्लाई इंस्पेक्टर हो, या और कोई भी एग्ज़ाम हो तो ये सब चीज़ें पूछी जाती हैं। इसलिए एक तीर से कई निशाने, मतलब सांप भी मर जाए और लाठी भी नहीं टूटनी चाहिए। ओके, ठीक है। न्यूटन के गुरुत्वाकर्षण के नियम को जानने की आवश्यकता नहीं है। न्यूटन ने बताया था कि सभी चीज़ें पृथ्वी की तरफ गिरती हैं और उसको गणितीय विधि से प्रूव कर दिया। लेकिन न्यूटन चाचा से पहले ही भारत के ब्रह्मगुप्त ने बता दिया था कि सभी चीज़ों को पृथ्वी गुरुत्वाकर्षित करती, पृथ्वी अपनी तरफ खींचती है, लेकिन गणितीय विधि से प्रूव करने वाला न्यूटन चाचा। ओके, ठीक है। गुरुत्व की बात करते हैं। गुरुत्व ग्रेविटी, जी का मान होता है 9.8 मीटर प्रति सेकेंड स्क्वायर। ये मीटर प्रति सेकेंड स्क्वायर है। अभी हम एस्केप वेलोसिटी, पलायन वेग की बात करेंगे तो 11.2 किलोमीटर प्रति सेकेंड है, स्क्वायर नहीं है, यहाँ पर सेकेंड स्क्वायर है। ओके, याद रखिएगा। चलिए, अब जी के मान में कैसे परिवर्तन होता है? पृथ्वी की सतह से ऊपर, पृथ्वी की सतह पे हैं आप लोग, ऊपर जाएंगे या पृथ्वी में खुदाई करके नीचे जाएंगे तो जी का मान कम होगा, तो जी का मान कम होगा। जी का मान महत्तम पृथ्वी के ध्रुव पर होता है, पोल पर होता है। पोल पर आप जाएंगे, जैसे उत्तरी ध्रुव इंग्लैंड वगैरह पे जी का मान अधिक होता है, दक्षिणी ध्रुव अंटार्कटिका में जी का मान अधिक होता है। ओके, तो जी का मान पृथ्वी के सतह से ऊपर या नीचे जाने पर क्या होता है? घटता है। जी का मान महत्तम पृथ्वी के ध्रुव पर होता है। जी का मान न्यूनतम जो होता है विषुवत रेखा पर होता है। विषुवत रेखा यानी इक्वेटर पर जो है जी का मान जो होता है वो क्या होता है? शून्य होता है। पृथ्वी के घूर्णन गति बढ़ने पर जी का मान कम हो जाता है। घूर्णन गति बढ़ेगी, तेज घूमने लगेगी पृथ्वी, तो जी का मान कम हो जाएगा, और पृथ्वी घूर्णन गति घटने पर जी का मान बढ़ जाता है। और यदि पृथ्वी 17 गुना अधिक तेजी से चलने लगे तो भूमध्य रेखा पर रखी वस्तु का भार शून्य हो जाएगा। ओके, ठीक है। तो जी का मान न्यूनतम विषुवत रेखा पर, जी का मान अधिकतम पोल यानी ध्रुवों पर, पृथ्वी के सतह से ऊपर या नीचे जाने पर जी का मान घटता है। पृथ्वी के घूर्णन की गति बढ़ने पर जी का मान कम हो जाता है। पृथ्वी के घूर्णन गति घटने पर जी का मान बढ़ जाता है। और यदि पृथ्वी वर्तमान कोणीय चाल से 17 गुना अधिक तेजी से चलने लगे तो क्या होगा? भूमध्य रेखा पर रखी वस्तु का भार शून्य हो जाएगा। और तेज चलने लगेगी तो आप भी वहाँ भूमध्य रेखा पर होंगे, उड़ने लगेंगे, है ना, घर वगैरह, पत्थर, ईंट सब उड़ने लगेगा। ओके, ठीक है। चलिए, ग्रहों की गति का नियम यहाँ पर था। अब यहाँ पर हाँ, IAU इंटरनेशनल एस्ट्रोनॉमिकल यूनियन ने 2006 में प्लूटो ग्रह को ग्रह की श्रेणी से निकाल दिया, क्योंकि ये जो है कि घर का बिगड़ैल बच्चा था। बाकी लोग तो ग्रह जो हैं कि मरकरी, वेनस, अर्थ वगैरह, ये सब नेपच्यून वगैरह सूर्य का चक्कर लगा रहे हैं। ये बेचारा क्या करता है? कभी आता है और कभी चला जाता है वापस। तो वही बात हुई, कभी आईने पर लिखा तुझे और कभी डायरी में छुपा लिया, ऐसे। तो ऐसे उपग्रह की बात करें, उपग्रह एक ग्रह है और ग्रह के पास जो रहता है वही उपग्रह होता है। किसी ग्रह के चारों ओर परिक्रमा करने वाले पिंड को उस ग्रह का उपग्रह कहते हैं। जैसे चंद्रमा पृथ्वी का उपग्रह है। उसके अलावा सेटेलाइट हम लोग भेजते हैं, सेटेलाइट भेजते हैं आर्टिफिशियल, तो वो होता है।
हाँ, पृथ्वी तल के अति निकट चक्कर लगाने वाले उपग्रह की कक्षीय चाल लगभग 8 किलोमीटर प्रति सेकंड होती है। सबसे निकट जो होगी 8 किलोमीटर प्रति सेकंड, उसकी क्या होती है, कक्षीय चाल होती है। ओके, ठीक है। भू अस्थायी उपग्रह कौन से होते हैं, जियो स्टेशनरी सैटेलाइट। जियो स्टेशनरी मतलब कि एकदम स्थित हों, भू अस्थायी हों, जिस प्रकार से पृथ्वी है उसी प्रकार से वो भी चलते हों। ओके, और इनको सेट करने के लिए 36,000 किलोमीटर की ऊंचाई पर रखकर पृथ्वी का परिक्रमण करते हैं ये लोग। 36,000 किलोमीटर की ऊंचाई पर, 36,000 किलोमीटर की ऊंचाई पर। ओके, ठीक है। और भूतुल्यकालिक कक्षा में संचार उपग्रह स्थापित करने की संभावना सबसे पहले आर्थर सी क्लार्क ने व्यक्त की थी। याद रखिएगा, आर्थर सी क्लार्क। पलायन वेग की बात करें, जैसे आप हैं, आपका मन करे कि हम चाहते हैं कि पृथ्वी के गुरुत्वाकर्षण से दूर चले जाएं और हम एकदम पक गए हैं यहाँ के लोगों से, तो आपको पलायन वेग से फेंकना पड़ेगा पृथ्वी से बाहर, यानी 11.2 किलोमीटर प्रति सेकेंड से आपको यहाँ से फेंकना पड़ेगा। ठीक है, 11.2 किलोमीटर प्रति सेकंड है, याद रखिएगा, प्रति सेकंड से आपको फेंकना पड़ेगा, तो आप बाहर चले जाएंगे पृथ्वी के गुरुत्वाकर्षण से। ओके, ठीक है, तो ये है। और दाब क्या होता है, दाब बराबर बल बटे क्षेत्रफल। क्षेत्रफल कितना है और दाब कितना लगा रहे हैं। आप कभी मसाला कूट रहे होंगे तो आप देखेंगे कि ज़्यादा अगर गिलास में या फिर ओखली जो होती है उसमें रखेंगे तो वो नहीं कुटाई होती है। तो क्षेत्रफल, और आप उल्टा करके उसको इस प्रकार से कुछ, अगर उल्टा करके आप उसको उल्टा करके कुछ करेंगे उसको, तो वो ज़्यादा कम क्षेत्रफल लेता है, तो ज़्यादा जल्दी कुटाई होती है ना। तो दाब बराबर बल बटे क्षेत्रफल होता है, और इसका मात्रक, एसआई मात्रक न्यूटन प्रति मीटर स्क्वायर होता है। बल का मात्रक न्यूटन और क्षेत्रफल का मात्रक मीटर स्क्वायर। ओके, और इसका मात्रक पास्कल भी कहते हैं। दाब एक अदिश राशि है। ठीक है, वायुमंडलीय दाब जो होता है, वायुमंडलीय दाब आप जानते होंगे, वायुमंडल अपना दाब लगाता है, एक बार बराबर होता है 10⁵ न्यूटन मीटर। वायुमंडलीय दाब का एसआई मात्रक बार होता है। वायुमंडलीय दाब का एसआई मात्रक क्या होता है, बार। ठीक है, बार। ठीक है, बार एक बराबर 10⁵, एक बार बराबर 10⁵ न्यूटन मीटर। अब बार के कुछ उपयोग की बात करें, वायुमंडलीय दाब को बैरोमीटर से मापा जाता है। ओके, बैरोमीटर का पाठ्यांक जब एकाएक नीचे गिरता है, अचानक से नीचे गिर जाए, आंधी अचानक से ही आती है, ठीक है, तो आंधी आने की संभावना होती है। आंधी देखते हैं, मौसम बना, तुरंत आंधी आ गई, तो अचानक से जब बैरोमीटर का पाठ्यांक नीचे गिरेगा तो आंधी। बैरोमीटर का पाठ्यांक जब धीरे धीरे नीचे गिरता है तो वर्षा होने की संभावना। वर्षा होती है कि कभी पहली, मतलब वो एक जुबिन नौटियाल का सॉन्ग है ना, कि कभी पहली बारिश बन के, ऐसे करके। तो बैरोमीटर का पाठ्यांक जब धीरे धीरे गिरता है तो वर्षा होने की संभावना होती है। बैरोमीटर का पाठ्यांक जब धीरे धीरे ऊपर चढ़ता है तो दिन साफ होने की संभावना, याद रखिएगा। ओके, ठीक है। हाँ, अब हम आगे बढ़ते हैं। हाँ, ये जो है कि द्रव के दाब से संबंधित कुछ पास्कल के नियम है। पास्कल के नियम, इसी नियम पर हाइड्रोलिक लिफ्ट, हाइड्रोलिक प्रेस, हाइड्रोलिक ब्रेक वगैरह इसी के नियम पर हैं। गलनांक का प्रभाव दाब का, मतलब गलनांक तथा क्वथनांक पर दाब का प्रभाव महत्वपूर्ण पॉइंट है। स्टेटमेंट पूछे जा चुके हैं, हाई कोर्ट AROR वगैरह में पूछे जा चुके हैं, तो आपके PCS में भी देखे जा सकते हैं। खेल करेगा तो खेल जाओगे आप, ध्यान देना। गलनांक क्या होता है, गलनांक क्या होता है, गलना मेल्ट होना, है ना। और क्वथनांक क्या होता है, क्वथनांक यानी बॉयल करना। ओके, तो गर्म करने पर जिन पदार्थों का आयतन बढ़ता है, जो पदार्थ होते हैं गर्म करने पर आयतन बढ़ता है, दाब बढ़ाने पर उनका गलनांक भी बढ़ जाता है। याद रखिएगा, गर्म करने पर जिन पदार्थों का आयतन बढ़ता है, दाब बढ़ाने पर उनका गलनांक भी बढ़ जाता है। गर्म करने पर जिन पदार्थों का आयतन बढ़ता है, दाब बढ़ाने पर उनका गलनांक भी बढ़ जाता है। याद रखिएगा, गर्म करने पर जिन पदार्थों का आयतन बढ़ रहा है, जब आयतन बढ़ रहा है तो दाब बढ़ाने पर उनका गलनांक भी बढ़ जाता है। जैसे मोम और घी की बात करें। और गर्म करने पर जिन पदार्थों का आयतन घटता है तो दाब बढ़ाने पर उनका गलनांक भी कम हो जाता है। ओके, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। क्वथनांक पर प्रभाव, सभी द्रवों का क्वथनांक दाब बढ़ाने पर बढ़ जाता है। दाब बढ़ाने पर बढ़ जाता है। आप प्रेशर कुकर जानते हैं, जब उसमें प्रेशर ज़्यादा हो जाता है तो जल्दी पक जाता है। दाब ज़्यादा बढ़ा देते हैं, जल्दी पक जाता है। ओके, तो सभी द्रवों का क्वथनांक यानी बॉइलिंग पॉइंट इंक्रीज हो जाता है, दाब बढ़ाने पर बढ़ जाता है। और वैसे खुले में चावल बनाइए, बहुत समय लगेगा, है ना। तो ये सब चीज़ें तो आपके जीवन से रिलेटेड है पूरे तरीके से। अब प्लवन की बात करें, उत्प्लावक बल होता है। प्लवन मतलब ऊपर तैरना, तो उत्प्लावक बल होता है। कोई भी चीज़ आप फेंकते हैं पानी में तो वो तैरने लगती है, पहले नीचे जाती है फिर ऊपर आती है ना। और कुछ वजन डालते हैं तो नीचे एकदम चली जाती है। जैसे उत्प्लावक बल क्या है, द्रव का वह गुण जिसके कारण वह वस्तुओं पर ऊपर की ओर बल लगाता है, उसे उत्क्षेप या उत्प्लावक बल कहते हैं। यह बल वस्तुओं द्वारा हटाए गए द्रव के गुरुत्व केंद्र पर कार्य करता है, जिसे उत्प्लावक केंद्र कहते हैं। इसका अध्ययन सर्वप्रथम
आर्किमिडीज ने किया था। तो आर्किमिडीज ने ये सिद्धांत दिया कि जब कोई वस्तु किसी द्रव में पूरी अथवा आंशिक रूप से डुबोई जाती है तो उसके भार में कमी का आभास होता है। आप भी कभी पानी में नहाए होंगे, कोई भी सामान उठाएंगे आप पानी में, कुछ भी उठाएंगे तो आपको बहुत हल्का लगेगा, है ना। जब कोई वस्तु किसी द्रव में पूरी अथवा आंशिक रूप से डुबोई जाती है तो उसके भार में कमी का आभास होता है। भार में यह आभासी कमी वस्तु द्वारा हटाए गए द्रव के भार के बराबर होती है। कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए, ठीक है। घनत्व बराबर क्या होता है? द्रव्यमान बटे आयतन, डेंसिटी। द्रव्यमान है बटे आयतन, यही घनत्व होता है। इसका मात्रक किलोग्राम, द्रव्यमान का मात्रक होता है किलोग्राम और आयतन का होता है मीटर क्यूब। तो बटे में है तो ऊपर जाएगा -3 हो जाए, तो किलोग्राम मीटर का -3, किलोग्राम मीटर क्यूब माइनस में है। ओके, आपेक्षिक घनत्व क्या होता है? वस्तु का घनत्व बटे 4 डिग्री सेल्सियस पर पानी का घनत्व। अब हम आपेक्षिक घनत्व को जो मापते हैं उसको हाइड्रोमीटर पे मापते हैं, हाइड्रोमीटर, ठीक है। हाइड्रोमीटर आपेक्षिक घनत्व जब मापते हैं, घनत्व बराबर द्रव्यमान बटे आयतन। सामान्य जल की अपेक्षा समुद्री जल का घनत्व अधिक होता है, इसलिए उसमें तैरना आसान होता है। अब समुद्र घनत्व बढ़ कैसे रहा है? क्योंकि उसमें आप जानते हैं कि बहुत ज़्यादा सैलिनिटी होती है, उसमें जो नमक की मात्रा ज़्यादा होती है। इसलिए जो होता है कि जब किसी भी चीज़ में, किसी भी आप पानी लिए हैं, पानी में चीनी मिला देंगे आप, तो थोड़ा सा घनत्व उसका बढ़ जाएगा। ओके, ठीक है। और पानी, अभी काली चाय आप बनाएं, काली चाय अगर दूध ना डालें तो वह देखेंगे आप लोग ठंडी जल्दी हो जाती है, उसका घनत्व कम होता है, ठंडी जल्दी हो जाती है। लेकिन अगर आप थोड़ा सा दूध डाल देते हैं, दूध वाली चाय बनाते हैं, वो जल्दी ठंडी नहीं होती है। प्रयास करिएगा इसको जानने के लिए। फिजिक्स वगैरह बहुत छोटे छोटे पॉइंट को ध्यान रखता है, बहुत कम समय वाले माइक्रो सेकेंड में भी ध्यान दिया जाता है। जब बर्फ़ पानी में तैरती है तो उसके आयतन का 1/10 भाग पानी के ऊपर रहता है। जब तैरती तो उसके आयतन का 1/10 भाग पानी के ऊपर रहता है। ओके, 1/10 भाग। और किसी बर्तन में पानी भरा है और उस पर बर्फ़ तैर रही है, जब बर्फ़ पूरी तरह पिघल जाएगी तो पात्र में पानी का तल बढ़ता नहीं है, पहले के समान ही रहता है। अभी आर्किमिडीज चाचा बताए हैं कि कोई वस्तु जब अपने भार के बराबर पानी हटा चुकी होती है, तो जब हटा चुका है बर्फ़ तो पिघलेगा, तो इसका मतलब ये थोड़े कि पानी ऊपर चला आएगा, पानी का तल उतना ही बना रहेगा। याद रखिएगा, दूध की शुद्धता लैक्टोमीटर से मापी जाती है। अब यहाँ पर हम पहुँचते हैं सरफेस टेंशन, पृष्ठ तनाव, ससंजक बल। एक ही पदार्थ के कोहेसिव फोर्स, एक ही पदार्थ के अणुओं के मध्य लगने वाले आकर्षण बल को सहसंजक बल कहते हैं। ओके, ठोसों में सहसंजक बल का मान अधिक होता है। ओके, और फलस्वरूप उनके आकार निश्चित होते हैं। गैसों में सहसंजक बल का मान नगण्य होता है, यानी 0 होता है। ओके, ठोसों में सहसंजक बल का मान अधिक होता है। अभी के भी याद रखिए, एक ही पदार्थ के अणुओं के बीच लगने वाले बल को सहसंजक बल कहते हैं। आसंजक बल क्या है? दो भिन्न पदार्थों के अणुओं के बीच लगने वाले आकर्षण बल को आसंजक बल कहते हैं। आसंजक बल के कारण ही एक वस्तु दूसरे से चिपकती है। आसंजक बल के कारण भिन्न पदार्थों के अणुओं के बीच लगने वाले बल को एडहेसिव फोर्स। ओके, अब बात करते हैं पृष्ठ तनाव, सरफेस टेंशन क्या है? यहाँ से कई बार क्वेश्चन पूछे गए। सरफेस टेंशन, पृष्ठ तनाव का SI मात्रक न्यूटन मीटर होता है, क्योंकि पृष्ठ तनाव T बराबर F/L। F क्या है? बल है, L क्या है? लंबाई है। बल का मात्रक न्यूटन, लंबाई का मात्रक मीटर, तो यही न्यूटन प्रति मीटर। ठीक है, तो पृष्ठ तनाव क्या है? बल बटे लंबाई की बात हो रही। ओके, द्रव के पृष्ठ के क्षेत्रफल में एकांक वृद्धि करने के लिए किया गया कार्य द्रव के पृष्ठ तनाव बराबर होता है। इसके अनुसार पृष्ठ तनाव का मात्रक जूल प्रति मीटर स्क्वायर भी होता है। ओके, कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। पृष्ठ तनाव की सहसंजक, आसंजक, पृष्ठ तनाव आपने देख लिया। अब कुछ हम लोग एग्जाम्पल भी देखें। केशिकत्व जो होता है, कैपिलैरिटी क्या होता है? आपने देखा होगा, आपने गांव में लैंप जलाया होगा, और उसके अलावा छोटे से वो भी क्या बोलते थे, दीपक जलाए हैं आपने, और भी चीज़ें जैसे कि पेड़ पौधे जो है कि जड़ से पानी लेकर ऊपर पहुंचते हैं जाइलम के द्वारा। तो ये सब कैसे होता है? ये कैपिलैरिटी के कारण होता है, केशिकत्व के कारण होता है, केशिकत्व के कारण होता है। कैसे? देखिए एग्जाम्पल, लालटेन या लैंप की बत्ती में केशिकत्व के कारण ही तेल ऊपर चढ़ता है। ब्लॉटिंग पेपर स्याही को शीघ्र सोख लेता है, क्योंकि इसमें बने छोटे छोटे छिद्र केशनली की तरह कार्य करते हैं। ओके, पेड़ पौधों की शाखाओं, तनों, पत्तियों तक जल और आवश्यक लवण केशिकत्व के द्वारा ही पहुँचते हैं। ठीक है, यहाँ पर लिखा है कि ये अलग चीज़ें हो गई। पृष्ठ तनाव वाला एग्जाम्पल है कि पतली सुई पृष्ठ तनाव के कारण ही पानी पर तैराई जा सकती है। पतली सुई है, पृष्ठ तनाव के कारण पानी पर तैराई जा सकती है। बहुत हल्की सुई है ना। और वही थोड़ा सा मोटी सुई डालेंगे, नीचे चली जाएगी, क्योंकि उसका वजन ज़्यादा हो जाएगा और पृष्ठ तनाव उस पर कार्य नहीं कर पाएगा। दूसरे पे तैराई जा सकती है बड़ी सुई। साबुन, डिटर्जेंट आदि जल का पृष्ठ तनाव कम कर देते हैं। साबुन हो गया, डिटर्जेंट हो गया, पानी का जो है कि पृष्ठ तनाव कम कर देते हैं। अतः वे मैल में गहराई तक चले जाते हैं, जिससे कपड़ा जल्दी साफ़ हो जाता है, ज़्यादा साफ़ हो जाता है।
है ना। ऐसे सोचेंगे कि ऐसे निकल जाए, ऐसे पानी से कर लें, तो नहीं होता है, पृष्ठ तनाव अधिक होता है। ओके, इसके कारण वो एकदम कोने कोने तक नहीं पहुंच पाता है ना। साबुन के घोल के बुलबुले बड़े इसलिए बनते हैं, साबुन के घोल के बुलबुले बड़े इसलिए बनते हैं कि जल में साबुन घोलने कर उस पर पृष्ठ तनाव कम हो जाता है। इसलिए देखें बुलबुले बड़े बड़े बन रहे हैं, बड़े बड़े बनते हैं, पृष्ठ तनाव कम हो जाता है, इसलिए बुलबुले जो होते हैं बड़े बड़े बनते हैं। ओके, ठीक है। पानी पर मच्छरों के लार्वा तैरते रहते हैं, परंतु पानी में मिट्टी का तेल छिड़क देने पर उसका पृष्ठ तनाव कम हो जाता है, जिससे लार्वा पानी में डूबकर निपट जाते हैं, मर जाते हैं। गरम सूप जानते हैं, सूप कहते हैं गरम पिया जाता है, चाय गरम पीनी चाहिए, कॉफ़ी वगैरह थोड़ा गरम पीनी चाहिए। तो इससे क्या होता है, गरम सूप स्वादिष्ट होता है, क्योंकि गरम द्रव का पृष्ठ तनाव कम होता है। गर्म करते हैं द्रव तो उसका पृष्ठ तनाव कम होता है, अतः जीभ के ऊपर सभी भागों में अच्छी तरह से फैल जाता है, कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। पृष्ठ तनाव की बातें हो गई। अब श्यानता की विस्कोसिटी की बात करें, ध्यान से देखिएगा। श्यानता क्या है, किसी द्रव या गैस की दो क्रमागत परतों के बीच उनके आपेक्षक गति का विरोध करने वाले बल को श्यान बल कहते हैं। और श्यानता क्या है, तरल का वह गुण जिसके कारण तरल की विभिन्न परतों के मध्य आपेक्षिक गति का विरोध होता है। एग्जाम्पल से समझ में आएगा। केवल द्रवों और गैसों का गुण श्यानता है, द्रव और गैस ठोस पदार्थों में श्यानता नहीं होती है। द्रवों में श्यानता अणुओं के मध्य लगने वाले ससंजक बलों के कारण होती है, यानी एक ही पदार्थ के अणुओं के बीच लगने वाले बल को ससंजक बल कहते हैं। गैसों में श्यानता एक ही परत से दूसरी परत में अणुओं के स्थानांतरण के कारण होती है। गैसों में श्यानता द्रवों की तुलना में बहुत कम होती है, ठोसों में श्यानता नहीं होती। गैसों में श्यानता विस्कोसिटी, गैसों में श्यानता द्रवों की तुलना में बहुत कम होती है। गैसों में जो है द्रवों की तुलना में बहुत कम होती है, यानी द्रवों में अधिक है, गैसों में थोड़ा कम है, और ठोसों में तो है ही नहीं। एक आदर्श तरल की श्यानता शून्य होती है, ताप बढ़ने पर द्रवों की श्यानता घट जाती है, परंतु गैसों की बढ़ जाती है। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। हाँ, बर्नौली का प्रमेय, जब कोई आदर्श द्रव किसी नली में धारा रेखी प्रवाह में बहता है तो उसके मार्ग में 3 प्रकार के बल कार्य करते हैं। एकांक आयतन की कुल ऊर्जा जो होती है, उस पर दाब ऊर्जा, गतिज ऊर्जा और स्थितिज ऊर्जा तीनों कार्य करते हैं। इसका योग जो होता है नियत होता है। इसी की प्रमेय पर आधारित है वेंटुरी मीटर, बर्नौली के प्रमेय पर आधारित है। ये 12th का बहुत महत्वपूर्ण टॉपिक है, क्लास 12th में फिजिक्स में। बात करते हैं इलास्टिसिटी, बड़ा इलास्टिक है कपड़ा ना, इलास्टिसिटी, इलास्टिक है। जींस लेते हैं इलास्टिक वाला, थोड़ा सा खींचता रहे, तनता रहे, इलास्टिसिटी। रबड़ देखे होंगे, रबड़ खींचते हैं। स्प्रिंग देखे होंगे, उसमें इलास्टिसिटी होती है, खींचते हैं। तो प्रत्यास्थता यानी इलास्टिसिटी क्या है, प्रत्यास्थता पदार्थ का वह गुण जिसके कारण वस्तु उस पर लगाए गए बाह्य बल से उत्पन्न किसी भी प्रकार के परिवर्तन के विरोध करती है। स्प्रिंग खींचिए, छोड़ दीजिए, देखिए फिर वहीं आ जाती है, लेकिन ज़्यादा खींच देंगे तो सीधा हो जाएगा। रबड़ जो है कि वो भी विरोध करता है, अरे हमको ना खींचो, हम यहीं रहेंगे, है ना। जैसे ही बल हटा दिया जाता है वो अपनी पूर्वावस्था में वापस आ जाती है। लेकिन इसकी भी एक लिमिट होती है, इलास्टिक की लिमिट होती है। खींचे पड़े हो, कान इतना खींच रहे हो कि उखाड़ दोगे कान, तो कैसे काम चलेगा। इतना खींचो कि दर्द हो, फिर उसके बाद वहीं पे स्थिर रहे। विरूपक बल के परिमाण की वह वगैरह, ठीक, एक लिमिट होती है। विकृति देखते हैं, विकृति यहाँ से क्वेश्चन पूछा जाता है, तो वो सीमा की बात है, इलास्टिक लिमिट होती। विकृति देखिए, क्वेश्चन यहाँ से पूछा गया है, विकृति यहाँ से क्वेश्चन पूछा गया है। किसी तार पर विरूपक बल लगाने पर, यानी वही वाला, प्रारंभिक लंबाई कैपिटल एल में वृद्धि स्मॉल एल होती है, तो स्मॉल एल अपन कैपिटल एल को विकृत कहते हैं। यल जो है लंबाई है, ठीक है, और यल, ये कैपिटल एल भी लंबाई है, प्रारंभिक लंबाई है, ये पाथ की लंबाई। तो विकृत बराबर स्मॉल एल अपन एल। लंबाई का मात्रक जो है कि मीटर है, और इस वाली लंबाई का मात्रक भी मीटर है, दोनों एक दूसरे से कट जाएंगे, तो विकृत का एक भी मात्रक नहीं होता है। और क्वेश्चन पूछा गया कि निम्नलिखित में किसका मात्रक नहीं होता, तो स्ट्रेन का कोई भी मात्रक नहीं होता है, पूछा गया पीसीएस में। प्रतिबल की बात करें, स्ट्रेस की, प्रति एकांक बल पर लगाए गए बल को, प्रति एकांक क्षेत्रफल पर लगाए गए बल को प्रतिबल कहते हैं। एकांक क्षेत्रफल पर लगाए गए बल को प्रतिबल कहते हैं। और प्रतिबल ये समानुपाती विकृत होता है, या ई जो होता है इसको प्रत्यास्था गुणांक कहते हैं। ई बराबर प्रतिबल बटे विकृति होता है। ओके, ठीक है, इतना ज़्यादा अंदर जाने की आवश्यकता नहीं। सरल आवर्त गति आपने देखी होगी, आप घड़ी वगैरह देखे होंगे। एक निश्चित पथ पर गति करती वस्तु जब एक निश्चित समय अंतराल के पश्चात बार बार अपनी गति को दोहराती है, घड़ी देखे होंगे इस प्रकार से, ये देखिए यहाँ पर बनाए हैं, ऐसे आती रहती है, एक समान चाल से ऐसे ऐसे करती रहती है ना, तो गति को दोहराते, इस प्रकार की गति को आवर्त गति कहते हैं, पीरियोडिक मोशन कहते हैं। ठीक है, तो इसमें आवर्तकाल एक होता है, एक समय टाइम पीरियड होता है, एक दोलन पूरा करने के समय को आवर्तकाल कहते हैं। आगे बढ़ते हैं हम लोग। हाँ, यहाँ पर हाँ, सरल लोलक की बात करें,
यदि एक भारहीन व लंबाई में न बढ़ने वाली डोरी के निचले सिरे से पदार्थ के किसी गोल परंतु भारी कण को लटकाकर डोरी को किसी दृढ़ आधार से लटका दें, ऐसे कुछ लटका दें, है ना, इस समायोजन को सरल लोलक कहते हैं। यदि लोलक को साम्य स्थिति से थोड़ा विस्थापित करके छोड़ दें तो इसकी गति सरल आवर्त गति होगी, जो बता रहे हैं, ऐसे छोड़ दें तो घूमता रहेगा। यदि डोरी की प्रभावी लंबाई स्मॉल एल गुरुत्वीय त्वरण जी हो तो सरल लोलक का आवर्त काल टी बराबर होता है 2 पाई अपान अंडर रूट यल अपान जी। जी की वैल्यू रखेंगे, यल दिया होगा, टी की वैल्यू आवर्तकाल निकल के आ जाएगा, कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। तरंग की बात करें, वेव की बात करें, तरंगे दो प्रकार के होते हैं, एक यांत्रिक तरंग, एक अयांत्रिक तरंग यानी नॉन मैकेनिकल वेव। यांत्रिक यानी मैकेनिकल वेव, ओके। तो यांत्रिक तरंगे वे तरंगे जो किसी पदार्थिक माध्यम में संचरित होती हैं। यांत्रिक तरंगे ठोस, द्रव अथवा गैस। यांत्रिक तरंगे मैकेनिकल वेव। यांत्रिक तरंगे दो प्रकार की होती हैं, यहीं से क्वेश्चन घुमा दिया जाता है और एक ही याद रखिएगा। यांत्रिक तरंगे अनुदैर्ध्य यानी लॉन्गिट्यूडिनल वेव्स और दूसरी अनुप्रस्थ। अनुदैर्ध्य या तरंगे दो प्रकार की, यांत्रिक और अयांत्रिक, मैकेनिकल और नॉन मैकेनिकल। यांत्रिक तरंगे दो प्रकार की, अनुदैर्ध्य और अनुप्रस्थ। अनुदैर्ध्य लॉन्गिट्यूडिनल, अनुप्रस्थ ट्रांसवर्स, ओके। तो अनुदैर्ध्य अनुदैर्ध्य तो ध्वनि तरंगे जो होती हैं, ध लगा हुआ, ध्वनि तरंगे अनुदैर्ध्य तरंगे होती हैं, जो कि किसके अंतर्गत आती हैं, यांत्रिक तरंगों के अंतर्गत आती हैं। अनुदैर्ध्य तरंगे क्या होती हैं, ध्वनि तरंगे क्या होती हैं, अनुदैर्ध्य तरंगे होती हैं, याद रखिए, क्वेश्चन कई बार पूछा गया है। आगे बढ़ते हैं। अनुदैर्ध्य तरंगे जब किसी तरंग गति की दिशा माध्यम के कणों के कंपन करने की दिशा के अनुदिश समानांतर हो तो ऐसी तरंग को अनुदैर्ध्य तरंग कहते हैं। समानांतर जब हो तो अनुदैर्ध्य ध्वनि अनुदैर्ध्य तरंग है। अनुप्रस्थ तरंगे जो समांतर ना हो, कंपन करने की दिशा के लंबवत हो तो इस प्रकार को अनुप्रस्थ कहते हैं, ओके। अयांत्रिक तरंग या विद्युत चुंबकीय तरंग, अयांत्रिक जो है नॉन मैकेनिकल, वो विद्युत चुंबकीय तरंगे हैं, अर्थात तरंगे निर्वात में भी संचरित हो सकती हैं और इनको माध्यम की किसी आवश्यकता नहीं होती है, ओके, ठीक है। और विद्युत चुंबकीय तरंगे या आंतरिक तरंगे हैं, सभी विद्युत चुंबकीय तरंगे एक ही चाल से चलती हैं जो प्रकाश की चाल के बराबर होती है। बहुत ही महत्वपूर्ण, सभी विद्युत चुंबकीय तरंगे एक ही चाल से चलती हैं जो प्रकाश की चाल के बराबर होती हैं। विद्युत चुंबकीय तरंगों के द्वारा ही हम लोग एक दूसरे से बात कर पाते हैं। विद्युत चुंबकीय तरंगे के द्वारा फ़ोन से बात कर रहे हैं, ये सब कार्य चलता है, ठीक है। विद्युत चुंबकीय तरंगों का तरंगदैर्ध्य वगैरह वगैरह, ठीक है, ओके। ये सभी फोटान की बनी होती हैं, याद रखिएगा। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स जो हैं वो अनुप्रस्थ हैं, है ना, वो अनुप्रस्थ हैं, और वो अयांत्रिक तरंगें नॉन मैकेनिकल वेव हैं। और अनुदैर्ध्य हमने बताया कि यांत्रिक तरंग के अंतर्गत है और ध्वनि जो है अनुदैर्ध्य तरंग है, ओके, कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। अब यहाँ पर क्वेश्चन बनता है कि निम्न तरंगें विद्युत चुंबकीय नहीं है, कौन सी? तो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स कौन सी नहीं है? कैथोड, कैनाल, अल्फा, बीटा, ध्वनि पराश्रव। याद रखिए, याद कर लीजिए, कैथोड, कैनाल, अल्फा, बीटा, ध्वनि पराश्रव। कैथोड, कैनाल, अल्फा, बीटा, ध्वनि पराश्रव। कैथोड, कैनाल, अल्फा, बीटा, ध्वनि पराश्रव, ये क्या है? इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स नहीं हैं, ओके। यहाँ पर लिखा गया तरंग दैर्ध्य। तरंग दैर्ध्य, तरंग दैर्ध्य क्या? वेव लेंथ। तरंग गति में समान कला में उत्पन्न करने वाले दो क्रमागत कणों के बीच की दूरी को तरंग दैर्ध्य कहते हैं। तरंग दैर्ध्य कहते हैं इसको। लैम्डा, इसके द्वारा, लैम्डा के द्वारा दर्शाते हैं, और इसका फार्मूला होता है V = N × लैम्डा। यन क्या है यहाँ पर? यन क्या है? तो यन जो यहाँ पर आवृत्ति है, और लैम्डा जो तरंग है, और V तरंग चाल है। अगर आपको तरंग चाल दी हो, आवृत्ति दी हो, तरंग दैर्ध्य दी हो, मतलब आवृत्ति दी हो तो तरंग दैर्ध्य आप निकाल सकते हैं। तरंग दैर्ध्य आपको दी हो, आवृत्ति दी हो, तो आप तरंग चाल निकाल सकते हैं। V = N × लैम्डा। लैम्डा क्या है? लैम्डा क्या है? तरंग दैर्ध्य है, ओके, ठीक है। अब ध्वनि तरंगों की बात हो रही है यहाँ पर। ध्वनि तरंगे क्या होती हैं? कई प्रकार की ध्वनि तरंगे, हमने बताया कि ध्वनि तरंगे अनुदैर्ध्य तरंगे यांत्रिक तरंग के अंतर्गत आती हैं। इसमें इंफ्रासोनिक होती है, ऑडिएबल होती है, और अल्ट्रासोनिक। ऑडिएबल मतलब कि जो 20 हर्ट्ज से 20,000 हर्ट्ज के बीच होती है उसकी आवृत्ति, तो उसको क्या कहते हैं कि श्रव्य तरंगे। ऑडिएबल मतलब जो हम सुन सकते हैं। अवश्रव्य जो है इंफ्रासोनिक, जो 20 हर्ट्ज से नीचे की जो होती हैं वो अवश्रव्य तरंगे होती हैं, ओके। इसे हमारा कान नहीं सुन सकता है। इस प्रकार की तरंगों को बहुत बड़े आकार के स्रोतों से उत्पन्न किया था। लेकिन पराश्रव्य जो है 20,000 हर्ट्ज से ऊपर की अल्ट्रासोनिक वेव हैं ये ऊपर की तरंगों को पराश्रव्य तरंगे कहते हैं। मनुष्य के कान इसे नहीं सुन सकते हैं, यानी मनुष्य के कान 20 हर्ट्ज से 20,000 हर्ट्ज वाली सुन सकते हैं, ओके। परंतु कुछ जानवर जैसे कुत्ता, बिल्ली, चमगादड़ आदि से सुन सकते हैं। इन तरंगों को गाल्टन की सीटी के द्वारा तथा दाब विद्युत प्रवाह की विधि द्वारा क्वार्टज के क्रिस्टल वगैरह वगैरह से निकाला जाता है, तैयार किया था। इसके उपयोग कुछ हैं, अल्ट्रासोनिक वेव्स के कुछ उपयोग हैं कि संकेत भेजने में,
समुद्र की गहराई का पता लगाने में, समुद्र की गहराई का पता लगाने में सोनार, साउंड नेविगेशन एंड रेंजिंग, ओके। और कीमती कपड़ों, वायुयान या घड़ियों के पुर्जों को साफ करने में, कल कारखानों की चिमनियों की काली हटाने में, दूध के अंदर हानिकारक जीवाणुओं को नष्ट करने में, गठिया रोग के उपचार एवं मस्तिष्क के ट्यूमर का पता लगाने में इसका प्रयोग होता है। तो ये पराश्रम है, यानी ऑडिएबल 20 हर्ट्ज से 20,000 हर्ट्ज हमारे कान सुन सकते हैं। इंफ्रासोनिक जो है कि 20 हर्ट्ज से नीचे हैं उसके हमारे कान नहीं सुन सकते। अल्ट्रासोनिक 20,000 हर्ट्ज से ऊपर उसको भी हमारे कान नहीं सुन सकते। ध्वनि की चाल से बहुत बार क्वेश्चन पूछा गया है। ध्वनि की चाल देखिए क्या होता है। ध्वनि की चाल सबसे अधिक ठोस में होती है। ध्वनि की चाल सबसे अधिक ठोस में होती है, सॉलिड में होती है, उसके बाद द्रव में होती है और उसके बाद गैस में होती है। सबसे अधिक चाल ठोस में है, फिर उसके बाद द्रव में है, फिर उसके बाद गैस में। तो वायु में ध्वनि की चाल 332 मीटर प्रति सेकंड है, जल में ध्वनि की चाल 1483 मीटर प्रति सेकंड है, लोहे में ध्वनि की चाल 5130 मीटर प्रति सेकंड है। तो आपको दिख रहा है कि लोहा सबसे ठोस है और यहाँ पर ध्वनि की चाल मीटर प्रति सेकंड यानी 5130 मीटर प्रति सेकंड सबसे अधिक है। यानी ध्वनि की चाल, ध्वनि जो होती है अनुदैर्ध्य तरंग होती है, यांत्रिक तरंगों के अंतर्गत अनुदैर्ध्य तरंग के अंतर्गत आती है। और ध्वनि की चाल ठोस में सर्वाधिक, फिर उसके बाद उससे थोड़ा सा कम द्रव में होती है, फिर उससे एकदम कम जो है कि गैस में होती है। स्टेटमेंट बना के खेला कर देंगे तो आप खेल जाओगे। अब यहाँ पर महत्वपूर्ण चीज़ें ये है कि जब ध्वनि एक माध्यम से दूसरे माध्यम में जाती है तो ध्वनि की चाल एवं तरंगदैर्ध्य बदल जाती है, जबकि आवृत्ति नहीं बदलती है। आवृत्ति नहीं बदलती, चाल और तरंगदैर्ध्य बदल जाती है, आवृत्ति नहीं बदलती। चाल और तरंगदैर्ध्य बदल जाती है, आवृत्ति नहीं बदलती एक माध्यम से दूसरे माध्यम जाने में। याद रखिएगा, आवृत्ति 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 नहीं बदलती है, कोई दिक्कत नहीं, ओके। तो जब तो आवृत्ति नहीं बदलती है तो किसी माध्यम में ध्वनि की चाल आवृत्ति पर निर्भर नहीं करती है। आवृत्ति बदलती ही नहीं है एक माध्यम से दूसरे माध्यम में जाने पर। ध्वनि की चाल पर दाब का प्रभाव क्या पड़ता है? ध्वनि की चाल पर दाब का कोई प्रभाव नहीं पड़ता है, लेकिन ताप का प्रभाव पड़ता है। स्टेटमेंट बनेंगे, ध्वनि की चाल पर ताप का प्रभाव पड़ता है। माध्यम का ताप बढ़ाने पर उसमें ध्वनि की चाल बढ़ जाती है। वायु में प्रति 1 डिग्री सेल्सियस ताप बढ़ाने पर ध्वनि की चाल 0.61 मीटर प्रति सेकंड बढ़ जाती है। क्या है कि ध्वनि की चाल पर ताप का प्रभाव पड़ता है। 1 डिग्री सेल्सियस ताप बढ़ाने पर ध्वनि की चाल 0.61 मीटर प्रति सेकंड बढ़ जाती है, ओके। ध्वनि की चाल पर आर्द्रता का प्रभाव, नमी युक्त वायु का घनत्व शुष्क वायु के घनत्व से कम होता है, अतः शुष्क वायु की अपेक्षा नमी युक्त वायु में ध्वनि की चाल अधिक होती। नमी हो, बारिश हो जाती है ना, तो बारिश हो जाती है तो तेज बोलेंगे तो दूर तक सुनाई देगा, है ना। तो ये चीज़ें हैं। तो यानी आर्द्रता का प्रभाव पड़ता है, नमी युक्त वायु में चाल अधिक होती है। ताप का प्रभाव पड़ता है, 1 डिग्री सेल्सियस बढ़ाने पर 0.61 मीटर प्रति सेकेंड बढ़ जाती है चाल। ध्वनि की चाल पर दाब का कोई प्रभाव नहीं है और आवृत्ति नहीं बदलती है। एक माध्यम से दूसरे माध्यम पे जाने पर चाल और तरंगदैर्ध्य बदल जाती है। ध्वनि को डेसिबल में मापते हैं, आपने जाना होगा, देखा होगा। जो बेल का 10वां भाग है डेसिबल है। प्रतिध्वनि सुनने के लिए, इको सुनने के लिए श्रोता एवं परावर्तक सतह के बीच की दूरी 17 मीटर यानी 16.6 मीटर दूरी होनी चाहिए। कितनी? 16.6। कान पर ध्वनि का प्रभाव 1/10 सेकंड तक रहता है। कान पर, आपके कान पर 1/10 सेकंड तक ध्वनि का प्रभाव रहता है। हम बोल रहे हैं तो 1/10 सेकंड तक आपको वो चीज़ आपके कान पर प्रभाव रहेगा, है ना। और दिमाग में प्रभाव डालने के लिए आपको ध्यान से सुनना होगा ताकि प्रभाव रहे समय तक लंबे। इको सुनने के लिए 17 मीटर या 16.6 मीटर। और ध्वनि का अपवर्तन, रिफ्रैक्शन के कारण ध्वनि दिन की अपेक्षा रात में अधिक दूरी तक सुनाई देती है। अपवर्तन के कारण, याद रखिए, ध्वनि आपके अपवर्तन के कारण ध्वनि दिन की अपेक्षा रात में अधिक दूरी तक सुनाई देती है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। डॉपलर प्रभाव देख लेते हैं। जब किसी ध्वनि स्रोत एवं श्रोता के बीच आपेक्षिक गति होती है तो श्रोता को ध्वनि की आवृत्ति उसकी वास्तविक आवृत्ति से अलग सुनाई पड़ती है। इसे डॉपलर प्रभाव कहते हैं। जब किसी ध्वनि स्रोत एवं श्रोता के बीच आपेक्षिक गति होती है, मान लीजिए आप एक स्टेशन पे बैठे हैं और एक ट्रेन का इंतज़ार कर रहे हैं। ट्रेन आ रही है यहाँ से, और ट्रेन जैसे ही आती है, जितना दूर रहती है तो उतना आपको आवाज़ स्लो सुनाई देगी। जैसे जैसे पास आती जाएगी तेज आवाज़ तेज सुनाई जाएगी। यही डॉपलर का प्रभाव कुल मिलाकर यही कह रहे हैं, ओके। उष्मा की बात करें, उष्मा यानी हीट, ऊर्जा तो हो गई। उष्मा की बात करते हैं। यह वह ऊर्जा है जो एक वस्तु से दूसरी वस्तु में केवल तापांतर के कारण स्थानांतरित होती है। किसी वस्तु में निहित उष्मा उस वस्तु के द्रव्यमान पर निर्भर करती है। याद रखिएगा, किसी वस्तु में निहित उष्मा उस वस्तु के द्रव्यमान पर निर्भर करती है। उस वस्तु के द्रव्यमान पर निर्भर करती है, उष्मा जो है द्रव्यमान पर निर्भर करती है। ओके ओके ओके। उष्मा का मात्रक अलग अलग जगह अलग है। एसआई मात्रक जूल है और उसको कैलोरी, इतना कैलोरी उष्मा प्राप्त हुई। हमारी पेन गायब हो गई, कहाँ गई? आ गई, हाँ। कैलोरी जो होती है 1 ग्राम जल का ताप 1 डिग्री सेल्सियस बढ़ाने के लिए। अंतर्राष्ट्रीय कैलोरी वगैरह छोड़ी, उष्मा का एसआई मात्रक जूल है, जूल है, जूल है, जूल है, ओके।
यहाँ पर कुछ और चीज़ें तो नहीं है। हाँ हाँ, आप देखिए अलग अलग पैमाने हैं, यहाँ से क्वेश्चन पूछे जाते हैं, यहाँ से क्वेश्चन पूछे जाते हैं। सेल्सियस पैमाना, सेल्सियस डिग्री सेल्सियस, हमेशा कहते हैं अरे कितना तापमान होगा, तो कितना बताएंगे 36 डिग्री 25 डिग्री, तो 0 डिग्री से 100 के बीच में इसको मापते हैं, 0 से 100 के बीच में होता है, यानी 100 बराबर भागों में बटा हुआ है। फ़ारेनहाइट पैमाना 32 डिग्री फ़ारेनहाइट से 212 डिग्री फ़ारेनहाइट होता है, और जर्मन वैज्ञानिक फ़ारेनहाइट के नाम पर इसका नाम रखा गया है, और 180 बराबर भागों में ये बांटा जा सकता है। 32 से 212 180 बराबर भागों में। रोमर पैमाना 0 से 80 तक होता है। रोमर पैमाना 0 डिग्री रोमर से 80 डिग्री रोमर यानी 80 भागों में है, याद रखिएगा। और केल्विन पैमाना 273 से 373 के बीच होता है। इन दोनों बिंदुओं के बीच 100, यानी रोमर में 80 0 से 80, फ़ारेनहाइट में 180, 32 से 212। अब क्वेश्चन यहाँ पे पूछा जाता है ना, पूछा जाता है। अब जैसे पूछ देगा कि एक फ़ारेनहाइट पैमाना को डिग्री सेल्सियस में बदलिए, इतना कुछ फ़ारेनहाइट दिया हुआ है तो डिग्री सेल्सियस बदलिए, तो ये फार्मूला है C/5 = F - 32/9। C दिया है और फ़ारेनहाइट मतलब C निकालना है डिग्री सेल्सियस में। फ़ारेनहाइट दिया है कि कुछ 15 है या 50 है ना, तो 50 - 32/9 और 5 का गुणा हो जाएगा, C आ जाएगा। और C = ये भी होता है, C = K+273, K+273, K मतलब केल्विन। ओके, केल्विन दिया हो डिग्री सेल्सियस निकालना तो K+273 कर देंगे, आ जाएगा। ठीक है, तो ये चीज़ें हैं, याद रखिएगा। पारा -39 डिग्री सेल्सियस पर जमता है। पारा मरकरी -39 डिग्री सेल्सियस पर जमता है। अल्कोहल -115 डिग्री सेल्सियस पर जमता है। पारा -39 पर, अल्कोहल -115 डिग्री सेल्सियस पर जमता है। पूर्ण विकिरण उत्तापमापी टोटल रेडिएशन पायरोमीटर की अगर बात करते हैं तो सूर्य का ताप जैसे मापना हो तो उसके लिए ये यूज किया जा सकता है। तो पूर्ण विकिरण उत्तापमापी 800 डिग्री सेल्सियस से ऊंचे के ताप ही इससे मापे जा सकते हैं, इससे नीचे का ताप नहीं, क्योंकि इससे कम ताप की वस्तुएं इसमें विकिरण उत्सर्जित नहीं करती हैं। यानी 800 के नीचे की वस्तुएं जो होती हैं उसमें विकिरण उत्सर्जित नहीं करती हैं। ओके, और यह तापमापी स्टेफन के नियम पर आधारित है, जिसके अनुसार उच्च ताप पर किसी वस्तु की उत्सर्जित विकिरण की मात्रा उसके परम ताप के चतुर्थ घात के अनुक्रमानुपाती होता है। उसको जानने की आवश्यकता नहीं है। तो पूर्ण विकिरण उत्तापमापी में के द्वारा हम लोग सूर्य का ताप माप सकते हैं। 800 डिग्री सेल्सियस से ऊपर के ताप को मापना होता है। तो विशिष्ट ऊष्मा की बात करें, स्पेसिफिक हीट क्या है? स्पेसिफिक हीट किसी पदार्थ की विशिष्ट ऊष्मा की वह मात्रा जो उस पदार्थ के एकांक द्रव्यमान में एकांक ताप वृद्धि उत्पन्न करती है, विशिष्ट ऊष्मा कहते हैं स्पेसिफिक हीट। स्पेसिफिक हीट किसी पदार्थ की विशिष्ट ऊष्मा की वह मात्रा जो उस पदार्थ के एकांक द्रव्यमान में एकांक ताप वृद्धि उत्पन्न करती है। इसका मात्रक जूल किलोग्राम इनवर्स केल्विन इनवर्स। याद रखिए, जूल किलोग्राम इनवर्स केल्विन इनवर्स इसका क्या है? एसआई मात्रक है, याद रखिएगा। जल की विशिष्ट ऊष्मा धारिता अन्य पदार्थों की तुलना में सबसे अधिक है। देखिए, जल का 4200 है विशिष्ट ऊष्मा, स्पेसिफिक हीट है, जबकि बर्फ़ की 2100 है। जल की विशिष्ट ऊष्मा धारिता अन्य पदार्थों की तुलना में सबसे अधिक है। ठीक है, अब यहाँ पर ऊष्मीय प्रसार की बात करते हैं। आप जानते हैं कि कोई भी द्रव उसको जब गर्म करते हैं तो वो क्या करता है? आयतन में बढ़ता है। लेकिन जल अलग टसन में रहता है। पानी, जल 0 से 4 डिग्री सेल्सियस तक गर्म करने पर आयतन में घटता है। आयतन में जब घटेगा तो डेंसिटी बढ़ेगी, डेंसिटी यानी घनत्व तो बढ़ेगा। तो जल 0 से 4 डिग्री सेल्सियस गर्म करने पर आयतन में घटता है। बाकी अन्य द्रव जो होते हैं आयतन में बढ़ते हैं। जल जो है 0 से 4 डिग्री सेल्सियस आयतन में घटता है और घनत्व तो बढ़ता है ना। और 4 डिग्री सेल्सियस के बाद गर्म करने पर आयतन में बढ़ना शुरू करता है। 4 के बाद बढ़ना शुरू करता है। मतलब वही है, छोटे से बच्चे को धक्का दे रहे हैं कि चलो नहा लो, तो थोड़ी देर तक नहीं नहाएगा, लेकिन फिर उसको जाके पानी डाल दो ऊपर तो नहाने लगेगा। यानी 4 डिग्री सेल्सियस के बाद गर्म करने पर आयतन में बढ़ना शुरू कर देता है। इसका अर्थ यह है कि 4 डिग्री सेल्सियस पर जल का घनत्व तो अधिकतम होता है। जब 4 डिग्री सेल्सियस पर आयतन न्यूनतम होगा तो घनत्व अधिकतम तो होगा ही। याद रखिए, 0 डिग्री सेल्सियस पर जल का 0 से 4 डिग्री सेल्सियस पर गर्म करने पर जल का आयतन जो है कम होता है और घनत्व बढ़ता है। यानी 4 डिग्री सेल्सियस पर अधिकतम घनत्व होता है। लेकिन 4 डिग्री सेल्सियस के बाद क्या होता है? आयतन बढ़ने लगता है और घनत्व कम होने लगता है। ठीक है, अब यहाँ पर ऊष्मा के संचरण की बात है। चालन होता है यानी कंडक्शन। चालन के द्वारा ऊष्मा पदार्थ में एक स्थान से दूसरे स्थान तक पदार्थ के कणों को एक स्थान से दूसरे स्थान पर परिवर्तित की जाती है। ओके, ठोस में ऊष्मा का संचरण चालन विधि द्वारा होता है, कंडक्शन। ओके, संवहन की बात करें। संवहन जो होता है कि जैसे गैसों एवं द्रव में ऊष्मा का संचरण संवहन द्वारा ही होता है।
गैसों और द्रवों में। आप पानी गर्म करते होंगे, देखेंगे छोटे छोटे बूंद ऊपर से नीचे होने लगते हैं, है ना, और धीरे धीरे पानी गर्म हो जाता है। और वैसे ही द्रव में, गैस में भी हवा भी गर्म हो जाती है ना, तो यही संवहन होता है। विकिरण जो होता है रेडिएशन, इस विधि में ऊष्मा गर्म वस्तु से ठंडी वस्तु की ओर बिना किसी माध्यम की सहायता से तथा बिना माध्यम के गर्म किए प्रकाश की चाल से सीधी रेखा में चलती रहती है। ये 3 चीज़ें हैं, कंडक्शन, कन्वेक्शन, विकिरण। ऊष्मा का संचरण होता है। न्यूटन का शीतलन नियम है। न्यूटन चाचा एक और नियम दे दिए, कह रहे हैं कि समान अवस्था रहने पर विकिरण द्वारा किसी वस्तु के ठंडे होने की दर उस वस्तु तथा उसके चारों ओर के माध्यम के तापांतर के अनुक्रमानुपाती होता है। यानी वस्तु जैसे जैसे ठंडी होती जाएगी उसके ठंडे होने की दर कम होती जाएगी, जैसे जैसे ठंडी होगी उसके ठंडे होने की दर कम होती जाएगी। ओके, ठीक है। अब यहाँ पर किरचॉफ का एक नियम है। किरचॉफ चाचा कहते हैं कि अच्छे अवशोषक ही अच्छे ऊर्जा उत्सर्जक होते हैं, जो सही तरीके से अवशोषित कर रहा है। जैसे कहते हैं गर्मियों के मौसम में काले कपड़े पहनकर नहीं बाहर घूमना चाहिए, सफ़ेद पहनना चाहिए, क्योंकि वो रिफ्लेक्ट करेगी लाइट को, काले कपड़े एब्जॉर्ब करेंगे। तो यहाँ पर किरचॉफ चाचा कह रहे हैं कि अच्छे उत्सर्जक जो होंगे, अच्छे अवशोषक जो होंगे वही अच्छे उत्सर्जक भी होंगे, यानी काली वस्तु ही उत्सर्जक भी अच्छी होगी। ये ही किरचॉफ चाचा का नियम है। अंधेरे कमरे में यदि काली और एक सफ़ेद वस्तु को समान ताप पर गर्म करके रखा जाए तो काली वस्तु अधिक विकिरण उत्सर्जित करेगी, अतः काली वस्तु अंधेरे में अधिक चमकेगी। सत्य है ये, स्टेफन चाचा का नियम है। छोड़िए, जो पदार्थ, यहाँ पर अलग चीज़ें बहुत ही महत्वपूर्ण, ध्यान दीजिएगा। जो पदार्थ ठोस से द्रव में बदलने पर सिकुड़ते हैं उनका गलनांक दाब बढ़ने पर घटता है। जो सिकुड़ रहा है वो घटेगा, जो लेक्चर छोड़ के भाग रहा है वो पीछे जाएगा, और जो पदार्थ ठोस से द्रव में बदलने पर फैलते हैं उनका गलनांक दाब बढ़ाने पर बढ़ता है। जो लेक्चर लगातार देख रहे हैं पूरे तरीके से वो आगे बढ़ेंगे, है ना। तो जो पदार्थ ठोस से द्रव में बदलने से सिकुड़ रहे हैं वो घटेंगे, उनका दाब बढ़ाने पर घटता है गलनांक, और जो पदार्थ ठोस से द्रव में बदलने फैलेंगे उनका गलनांक दाब बढ़ाने पर बढ़ेगा। ओके, अशुद्धि कोई मिलाई जाती है तो गलनांक घटता है अशुद्धि मिलाई जाने पर। गुप्त ऊष्मा क्या होती है? नियत ताप पर पदार्थ की अवस्था में परिवर्तन के लिए ऊष्मा की आवश्यकता होती है, इसे पदार्थ की गुप्त ऊष्मा कहते हैं। ओके, गुप्त ऊष्मा कहते हैं वाष्पन की गुप्त ऊष्मा, लेटेंट हीट ऑफ वेपोराइजेशन, वाष्पित होने के लिए जो गुप्त ऊष्मा की आवश्यकता हो। ठीक है, तो वाष्पन की गुप्त ऊष्मा। जल के लिए वाष्पन की गुप्त ऊष्मा का मान 540 कैलोरी प्रति ग्राम है, याद रखिएगा। 540 कैलोरी प्रति ग्राम, Q=ml, इसका एसआई मात्रक जूल प्रति किलोग्राम है। ओके, 0 डिग्री सेल्सियस पर पिघलती हुई बर्फ़ में कुछ नमक सोडा मिलाने से बर्फ़ का गलनांक 0 से घटकर -22 डिग्री सेल्सियस तक कम हो जाता है। ऐसे मिश्रण को फ्रीजिंग मिश्रण या हिम मिश्रण कहते हैं। आप वो खाए होंगे, मूंगफली कह रहे हैं, क्या बोलते हैं, कुल्फ़ी खाए होंगे। आपने कुल्फ़ी कभी खाई होगी, देखेंगे तो आपको थोड़ा सा नमकीन टाइप लगेगा। वो नमक डाल के नमकीन डाल देते हैं, जिसकी वजह से क्या हो जाता है, 0 डिग्री सेल्सियस पर पिघलती बर्फ़ में कुछ नमक सोडा मिलाने से बर्फ़ का गलनांक जो होता है, गलने का क्षमता जो होती है वो और कम हो जाती है, -22 डिग्री सेल्सियस उसका टेम्परेचर हो जाता है, इसलिए वो लोग डालते हैं और बर्फ़ जल्दी नहीं गलती है। ओके, कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। प्रतिशत यानी रेफ्रिजरेटर, फ्रिज जानते हैं आप लोग, फ्रिज, यहाँ पर एक साइंस की बात है। फ्रिज आप देखे होंगे जब भी, तो फ्रिज में ऊपर यहाँ पर फ्रीजर बना होता है, ऊपर फ्रीजर बना होता है। ओके, आपने कूलर देखा होगा, कूलर भी आपने देखा ही होगा, है ना, देखे होंगे ज़रूर। इस धरती पर कूलर पाए जाते हैं और फ्रिज भी इंसानों ने बनाया है। फ्रिज में फ्रियान लिक्विड भरा होता है। अब यहाँ पर साइंस क्या है कि देखिए, जब ऊपर से फ्रीजर ठंडा करता है ना, ऊपर से ठंडा करता है। क्या है साइंस की, जब गर्म हवा जो होती है, ठंडी हवाएं जब गर्म होती हैं तो वो ऊपर उठती हैं। मतलब हवा जब गर्म होती है तो वह ऊपर उठती है, ये याद रखिए। लेकिन जब ठंडी रहती है तो वो नीचे आती है। तो यहाँ से ऊपर फ्रीजर लगा रहता है, वहाँ से नीचे आती है, तो नीचे वाली जो गर्म है वो ऊपर उठती है, फिर नीचे ऊपर करते करते पूरे फ्रिज में ठंडा मौसम हो जाता है, ठंडक हो जाती है, पूरी फ्रिज ठंडी हो जाती है। यही चीज़ कूलर में होती है। कूलर में आप कभी, अगर आप अपने रूम में कूलर रखे होंगे तो कृपया करके उसको दरवाजे पर रखिएगा, या कृपया करके ऐसे स्टैंड लगा के कूलर को ऊपर रखिएगा और उसकी हवा अंदर आने दीजिएगा, है ना। क्या होगा, देखिए क्या होता है कि ठंडी हवा, कूलर ठंडा करता है, ठंडी हवा देता है ना, पानी खींच के फेंकता है। तो ठंडी हवा जब होती है ऊपर से जब आएगी तो पूरे तरीके से नीचे, ऊपर से आएगी तो नीचे आएगी, ठंडी हवाएं नीचे आती हैं और नीचे जो गर्म हवा होगी वो ऊपर जाएगी। ओके, आप फ़ैन देखे होंगे,
अगर गर्मी का मौसम होता है तो फ़ैन ऊपर से गर्म हवा ही उठा के फेंकता है। मान लीजिए आपका एक ही फ्लोर का छत है, टॉप फ्लोर पे अगर हैं तो गर्म हवा ऊपर से नीचे फेंकता है, फ़ैन अलग सिस्टम हो जाता है, ओके। लेकिन कूलर जो होता है ठंडी हवाएं फेंकता है। नीचे अगर रूम में गर्म हवा है तो वो ऊपर से फेंकेगा, ठंडी हवाएं नीचे आएंगी, तो नीचे वाली हवा जो होगी गर्म वो ऊपर जाएगी, ओके। ये साइंस है। फ्रीऑन लिक्विड भरा होता है, याद रखिएगा। थोड़ा सा टाइम जा रहा है, 1 घंटे का लेक्चर 59 मिनट का हो गया, लेकिन अपन तो ख़त्म करके ही मानेगा। जिसको देखना होगा वो पूरा लेक्चर देखेगा, फ़ायदा लेगा, ठीक है। हम तो नहीं रुकेंगे भाई, जिसको रुकना हो रुक जाए, जिसका जुनून होगा वो देखेगा, जिसके अंदर जोश होगा पूरा देखेगा। आपेक्षिक आर्द्रता होती है, आपेक्षिक आर्द्रता को हाइग्रोमीटर से मापते हैं, हाइग्रोमीटर से, हाइग्रोमीटर, ओके, ठीक है। हाँ, प्रकाश की अब बात करते हैं। प्रकाश, और 1-2 चैप्टर और बचे हैं, 14वां चैप्टर हम लोग देख रहे हैं, 14th नंबर का चैप्टर। तो प्रकाश को भी देख लेते हैं। तो प्रकाश क्या है? प्रकाश एक प्रकार की ऊर्जा है जो विद्युत चुंबकीय तरंगों के रूप में संचारित होती है। इसका ज्ञान हमें आंखों द्वारा प्राप्त होता है। इसका तरंग दैर्ध्य 3900 एंगस्ट्रॉम से 7800 एंगस्ट्रॉम के बीच होता है। याद रखिएगा, इसकी तरंग दैर्ध्य जो होती है 3900 एंगस्ट्रॉम से 7800 एंगस्ट्रॉम के बीच में होती है। विद्युत चुंबकीय तरंगें अनुप्रस्थ होती हैं, अतः प्रकाश भी अनुप्रस्थ तरंग है। प्रकाश क्या? अनुप्रस्थ है। हमने बताया था ध्वनि क्या है? अनुदैर्ध्य है, अनुदैर्ध्य है। प्रकाश क्या है? अनुप्रस्थ तरंगें हैं, ओके, ठीक है। प्रकाश के कुछ गुण ऐसे हैं जिनकी व्याख्या तरंग सिद्धांत नहीं कर पाता, जैसे प्रकाश विद्युत प्रभाव तथा कॉम्पटन सिद्धांत। प्रकाश का फोटॉन सिद्धांत क्या है कि इसके अनुसार प्रकाश ऊर्जा के छोटे छोटे बंडलों या पैकेटों के रूप में चलता है। कहते हैं छोटे छोटे बंडल और पैकेट के रूप में चलता है, जिसे फोटॉन कहते हैं, यही फोटॉन सिद्धांत। आज प्रकाश की कुछ घटनाओं में तरंग और कुछ में कण माना जाता है। कहीं पर तरंग, कहीं पर कण माना जाता है। इसी ही प्रकाश की दोहरी प्रकृति कहते हैं। प्रकाश के वेग की गणना रोमर ने की थी, रोमर ने की थी। वायु तथा निर्वात में प्रकाश की चाल सबसे अधिक होती है, 3 × 10⁸ मीटर प्रति सेकेंड, 3 × 10⁸ मीटर प्रति सेकेंड, 3 × 10⁸ मीटर प्रति सेकेंड। और जी की वैल्यू हमने बताया था 9.8 मीटर प्रति सेकेंड स्क्वायर, ओके। और हमने यही पलायन वेग की वैल्यू बताई थी कि 11.2 किलोमीटर प्रति सेकेंड, ठीक है। चलिए यहाँ पर आगे बढ़ते हैं। प्रकाश को सूर्य से पृथ्वी तक आने में औसतन 499 सेकंड लगता है, यानी 8 मिनट 19 सेकंड या 8 मिनट 29 सेकंड, 8 मिनट 20 सेकंड। क्वेश्चन पूछा गया कि प्रकाश सूर्य से आने में धरती तक कितना समय लगता है, तो 500 सेकंड लगभग लगता है, यानी 8 मिनट 20 सेकंड होता है। और चंद्रमा से परावर्तित होकर प्रकाश जो पृथ्वी पे आता है उसको लगता है 1.28 सेकंड का समय लगता है, ओके। प्रदीप्त वस्तुएं क्या हैं? ल्यूमिनस, वे वस्तुएं जो स्वयं के प्रकाश से प्रकाशित हों, जैसे सूर्य, विद्युत बल्ब स्वयं के प्रकाश से प्रकाशित हों, ल्यूमिनस होती हैं। अप्रदीप्त, वे वस्तुएं नॉन ल्यूमिनस जो स्वयं के प्रकाश से प्रकाशित नहीं हो, मेज, कुर्सी। पारदर्शक, ट्रांसपेरेंट, वे वस्तुएं जिनमें से प्रकाश की किरणें निकल जाती, कांच, जल। और अपारदर्शक जो होती हैं जहाँ से नहीं निकल पाती, जैसे तेल लगा हुआ कागज। अपारदर्शक वस्तुएं वे हैं जिनमें होकर प्रकाश किरणें बाहर नहीं निकल पाती, जैसे धातु, ओके। हाँ, आप अर्ध पारदर्शक यानी आधा कुछ अवशोषित कर लिया जाता है, ट्रांसल्यूसेंट। प्रकाश का विवर्तन डिफ्रैक्शन होता है, डिफ्रैक्शन। प्रकाश को अवरोध के किनारों पर थोड़ा मुड़कर उसकी छाया में प्रवेश करने की घटना को प्रकाश का डिफ्रैक्शन कहते हैं। और प्रकाश का विवर्तन प्रकीर्णन बहुत महत्वपूर्ण है। प्रकाश का प्रकीर्णन, स्कैटरिंग ऑफ लाइट, स्कैटरिंग ऑफ लाइट, स्कैटरिंग ऑफ लाइट के कारण ही क्या होता है? देखिए, जब प्रकाश किसी ऐसे माध्यम से गुजरता है जिसमें धूल तथा अन्य पदार्थों के अत्यंत सूक्ष्म कण होते हैं, तो इनके द्वारा प्रकाश सभी दिशाओं में प्रसारित होता है। इस घटना को प्रकाश का प्रकीर्णन कहते हैं। बैगनी रंग के प्रकाश का प्रकीर्णन सबसे अधिक होता है तथा लाल रंग के प्रकाश का प्रकीर्णन सबसे कम होता है। लाल रंग का कम होता है, इसीलिए 4 व्हीलर गाड़ी हो, 2 व्हीलर हो, पीछे रेड कलर का वो लाइट लगी रहती है, रेड लाइट, ओके। तो बैगनी रंग के प्रकाश का प्रकीर्णन सबसे अधिक, लाल रंग के प्रकाश का प्रकीर्णन सबसे कम होता है। स्कैटरिंग ऑफ लाइट की बात हो रही। और आकाश का रंग नीला प्रकीर्णन के कारण ही होता है। आकाश का रंग नीला प्रकीर्णन के कारण ही होता है, स्कैटरिंग ऑफ लाइट के कारण ही होता है। याद रखिए, पूछा जाता है। प्रकाश का परावर्तन, रिफ्लेक्शन की बात करें, हम इसके वो देखते हैं। रिफ्लेक्शन में उतना कुछ खास नहीं देखते हैं, अभी हम आगे जो महत्वपूर्ण चीज़ें। समतल दर्पण की बात करें, प्लेन मिरर। समतल दर्पण किसी वस्तु का प्रतिबिंब दर्पण के पीछे उतनी ही दूरी पर बनता है जितनी दूरी पर वस्तु दर्पण के सामने रखी हो, ठीक है। यह प्रतिबिंब काल्पनिक तो ही होता है, असली में थोड़े। तो काल्पनिक, असली में तो आप सामने खड़े हैं दर्पण, वस्तु के बराबर होता है एवं पार्श्व उल्टा होता है। जैसे आप सेल्फी लेते हैं तो एकदम उल्टा होता है ना, उल्टा होता है। उल्टा ऐसा नहीं कि पीछे से या सामने से उल्टा। यदि कोई व्यक्ति V चाल से दर्पण की ओर चलता है तो उसे दर्पण में अपना प्रतिबिंब 2V चाल से अपनी ओर आता प्रतीत होगा।
लगेगा डबल स्पीड से आ रहा है। ओके, समतल दर्पण में वस्तु का प्रतिबिंब देखने के लिए, पूरा देखने के लिए, पूर्ण प्रतिबिंब देखने के लिए समतल दर्पण में दर्पण की लंबाई वस्तु की लंबाई की कम से कम आधी होनी चाहिए। पूरा प्रतिबिंब देखने के लिए दर्पण की लंबाई कम से कम आधी होनी चाहिए। ओके, आगे बढ़ते हैं। अवतल दर्पण के उपयोग, अवतल दर्पण एक उत्तल दर्पण। अवतल दर्पण के उपयोग देखिए क्या होता है। अवतल दर्पण, बड़ी फोकस दूरी वाला अवतल दर्पण दाढ़ी बनाने के काम आता है। अवतल दर्पण दाढ़ी बनाने का काम आता है, बड़ी फोकस दूरी वाला। आँख, कान एवं नाक के डॉक्टर के द्वारा उपयोग में लाया जाने वाला दर्पण होता है, अवतल होता है। अवतल आँख, कान, नाक के डॉक्टर के द्वारा अवतल दर्पण। ओके, और गाड़ी की हेडलाइट एवं सर्च लाइट में, हेडलाइट सामने वाली लाइट और सर्च लाइट में साइड मिरर नहीं, साइड मिरर उत्तल होता है, साइड मिरर उत्तल होता है। अवतल दर्पण क्या करता है, उसको बढ़ा देता है। जैसे ये ऐसे क्या करेगा, ये बढ़ा देता है, फैला देता है, यानी फैलाता है तभी तो आँख कान के डॉक्टर जो है कि देख पाते हैं। उत्तल दर्पण क्या करता है, उत्तल दर्पण ऐसे मोड़ देता है, उत्तल दर्पण ऐसे मोड़ देता है चीज़ें। तो उत्तल दर्पण में बना प्रतिबिंब जो होता है, उत्तल दर्पण में प्रत्येक दशा में प्रतिबिंब दर्पण के पीछे उसके ध्रुव तथा वगैरह पे। उत्तल दर्पण का उपयोग, इसका उपयोग गाड़ी में चालक की सीट के पास पीछे के दृश्य को देखने में किया जाता है। सामने लगा होता है, फोर व्हीलर में देखें ऐसे सामने सर उठा के देखिए ऊपर रहता है, और एक साइड मिरर होता है, वो उत्तल दर्पण होता है। ओके, लेकिन गाड़ी की हेडलाइट में अवतल होता है। ओके, सोडियम परावर्तक लैंप वगैरह में भी उत्तल दर्पण होता है, याद रखिएगा, कंफ्यूज नहीं होना। ठीक है, उत्तल दर्पण गाड़ी के चालक की सीट के पीछे के दृश्य देखने में, सोडियम परावर्तक लैंप में। उत्तल दर्पण, अवतल दर्पण जो है कि बड़ी फोकस दूरी वाला अवतल दर्पण दाढ़ी बनाने का काम आता है, आँख कान नाक के डॉक्टर के द्वारा, गाड़ी के हेडलाइट सर्च लाइट में, सोलर कुकर में। ओके, ठीक है। अब प्रकाश का रिफ्रैक्शन क्या होता है, अपवर्तन क्या होता है। जब प्रकाश की किरणें एक पारदर्शी माध्यम से दूसरे पारदर्शी माध्यम में प्रवेश करती हैं, पारदर्शी मतलब जो बाहर दिखाई देता है उसमें प्रवेश करती हैं, तो दोनों माध्यमों को अलग अलग करने वाले तल पर अभिलंब वगैरह वगैरह, इस घटना को प्रकाश का मतलब परंतु तिरछी आपाती होती है, एक माध्यम से दूसरे माध्यम में जाती है, तो इसी को प्रकाश का अपवर्तन कहते हैं। हम देखते हैं इसके जो एग्जाम्पल हैं। प्रकाश के अपवर्तन, इसी अपवर्तन, अपवर्तन मतलब रिफ्रैक्शन, रिफ्लेक्शन नहीं, रिफ्रैक्शन, रिफ्रैक्शन, इसके कारण द्रव में अंशतः डूबी हुई छड़ सीधी छड़ टेढ़ी दिखाई पड़ती है। बाल्टी में डालिए एक छड़, वो टेढ़ी दिखाई पड़ेगी। तारे टिमटिमाते दिखाई देते हैं, है ना, तारे टिमटिमाते हुए दिखाई देते हैं, तारे टिमटिमाते दिखाई देते हैं, किसके कारण, अपवर्तन के कारण, रिफ्रैक्शन के कारण। ठीक है, द्रव में रखी वस्तु, पानी में एक सिक्का डाल दीजिए, वो भी ऊपर दिखाई देगा। सूर्योदय के पहले और सूर्यास्त के बाद भी सूर्य दिखाई देता है, किसके कारण, अपवर्तन, रिफ्रैक्शन के कारण। पानी से भरे किसी बर्तन की तली में पड़ा हुआ सिक्का ऊपर उठा हुआ दिखाई पड़ता है। जल के अंदर पड़ी हुई मछली वास्तविक गहराई से कुछ ऊपर उठी हुई दिखाई पड़ती है, ऊपर उठी हुई। तारे टिमटिमाना, सूर्योदय के पहले सूर्यास्त के बाद सूर्य दिखाई देना, और पानी की तली में किसी बर्तन में सिक्का ऊपर उठना, मछली ऊपर दिखाई देना, ये सब अपवर्तन के कारण होते हैं। ठीक है, अब यहाँ पर है टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन की बात, पूर्ण आंतरिक परावर्तन की बात। इसके कारण हीरा चमकता है, हीरे का चमकना, रेगिस्तान में मरीचिका का बनना, और जल में पड़ी परखनली का चमकना, जल में पड़ी परखनली का चमकना, और कांच में आई दरार का चमकना, ये सब टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन के कारण होते हैं। मतलब डायमंड हो गया, कांच हो गया, रेगिस्तान में मरीचिका का बनना, जल में पड़ी परखनली का चमकना, ये सब पूर्ण आंतरिक परावर्तन के कारण होते हैं, टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन कारण होते हैं। और प्रकाश की अपवर्तन यानी रिफ्रैक्शन के कारण तारे टिमटिमाते हुए, सूर्योदय और सूर्यास्त के पहले बाद भी सूर्य दिखाई देना, छड़ तिरछी दिखाई देना, सिक्का ऊपर उठा हुआ दिखाई देना, मछली वास्तविक गहराई से ऊपर उठी हुई दिखाई देना, ये अपवर्तन के कारण। और हमने यहीं पर आपको बताया है कि प्रकाश के प्रकीर्णन, स्कैटरिंग ऑफ लाइट के कारण जो होता है क्या, आकाश का रंग नीला दिखाई पड़ता है, और बैगनी रंग के प्रकाश का प्रकीर्णन सबसे अधिक होता है, और लाल रंग के प्रकाश का प्रकीर्णन सबसे कम होता है। कोई समस्या नहीं, आगे बढ़ते हैं। लेंस की क्षमता जो होती है उसको डायोप्टर, इसका एसआई मात्रक होता है, लेंस की क्षमता मात्रक डायोप्टर होता है। उत्तल लेंस की क्षमता धनात्मक और अवतल लेंस की क्षमता ऋणात्मक होती है, याद रखिएगा, उत्तल लेंस की क्षमता धनात्मक और अवतल लेंस की क्षमता ऋणात्मक होती है। ओके, डिस्पर्सन ऑफ लाइट के लिए यहाँ पर आपने देखा होगा, सुना होगा, जो कितने रंग होते हैं इंद्रधनुष में, 7 रंग होते हैं। विबग्योर, विब GYOR, वायलेट, इंडिगो, ब्लू, ग्रीन, येलो, ऑरेंज, और यहाँ पर है कौन सा, विबग्योर, रेड। तो ये 7 कलर होते हैं, इसमें इतना कुछ जानने की आवश्यकता नहीं है। हम यहाँ पर प्राथमिक रंगों की बात करें तो प्राथमिक रंग जो होते हैं, प्राइमरी कलर जो होते हैं, लाल, हरा, नीला, लहरा, लाल, हरा, नीला, लहरा नहीं, लाल, हरा, नीला, ये प्राइमरी कलर होते हैं।
लाल और नीला को मिलाते हैं, लाल और नीला को मिलाते हैं तो मैजेंटा, लाल हरा नीला, तो लाल नीला को मिलाते हैं तो मैजेंटा, लाल और हरा और नीला को मिलाते हैं तो पीकॉक नीला, और लाल और हरा को मिलाते हैं तो पीला हो जाता है। ये प्राथमिक रंग है, इनके मिश्रण की बात है। तो यानी 3 रंग है, लाल हरा नीला। ओके, जब 2 रंग परस्पर मिलते हैं, मिलने से श्वेत प्रकाश उत्पन्न करते हैं तो उन्हें पूरक रंग कहते हैं। ओके, दैनिक जीवन में प्रयोग किए जाने वाले रंगों को मिलाने से इस प्रकार के रंग प्राप्त नहीं होते, क्योंकि प्रयोग में मिलाए जाने वाले रंगों में अशुद्धियां होती हैं। रंगीन टेलीविजन में प्राथमिक रंग लाल, हरा और नीला का उपयोग किया जाता है। वस्तु जिस रंग की दिखाई देती है वह वास्तव में उस रंग की होती नहीं है। ये तो हम लोगों को वैसे ही दिखाई देती है, साइंस की भाषा अलग है। ठीक है, सभी रंगों का मिश्रण जो होता है वो सफ़ेद दिखाई देता है। क्या होता है? सफ़ेद दिखाई देता है। सभी रंगों का मिश्रण सफ़ेद दिखाई देता है। निकट दृष्टि दोष, मायोपिया जिसको बोलते हैं, इससे क्वेश्चन पूछा जाता है। मायोपिया जिसको बोलते हैं निकट दृष्टि दोष। निकट दृष्टि दोष में क्या होता है? निकट की वस्तुएं व्यक्ति देख सकता है, दूर की नहीं। इसमें अवतल लेंस का प्रयोग होता है। निकट दृष्टि दोष में नज़दीक की वस्तु को देख लेता है, नाम है कि निकट दृष्टि दोष, लेकिन निकट की वस्तु नहीं देख पाता है, दूर की वस्तु देख लेता है। अवतल लेंस का प्रयोग किया जाता है इसको सही करने के लिए, रोग के निवारण के लिए। इसको मायोपिया कहते हैं इंग्लिश में। दूर दृष्टि दोष की बात करें तो हाइपरमेट्रोपिया। हाइपरमेट्रोपिया होता है दूर की वस्तुएं जो होती है दिखाई देती हैं, निकट की वस्तुएं दिखाई नहीं देती हैं, इसके लिए उत्तल लेंस का प्रयोग होता है। एक जरा दृष्टि दोष है, ऐसे हाइपरमेट्रोपिया याद रखिएगा। हाइपरमेट्रोपिया निकट में अवतल, दूर में उत्तल। ओके, जरा दृष्टि दोष यानी प्रेस बायोपिया, जब एज हो जाती है, वृद्धावस्था, आप लोग बुजुर्ग होंगे तो द्विफोकस उभयतल लेंस का प्रयोग करेंगे, बाइफोकल लेंस का उपयोग करेंगे, है ना। दृष्टि वैषम्य, अबिंदुकता, एस्टिग्मेटिज्म, इसमें नेत्र क्षैतिज दिशा में तो ठीक देख पाता है परंतु ऊर्ध्व दिशा में नहीं देख पाता है, इसलिए इसके लिए सिलेंड्रिकल लेंस का प्रयोग होता है। सिलेंड्रिकल बेलनाकार लेंस का प्रयोग होता है। ठीक है, तो आप याद रखिएगा। मायोपिया यानी निकट दृष्टि दोष, अवतल लेंस का प्रयोग, कहाँ गया? अवतल लेंस का प्रयोग। और दूर दृष्टि दोष हाइपरमेट्रोपिया, उत्तल लेंस का प्रयोग। जरा दृष्टि दोष प्रेसबायोपिया यानी द्विफोकसी लेंस का प्रयोग होता है, बाइफोकल लेंस। दृष्टि वैषम्य, अबिंदुकता, एस्टिग्मेटिज्म, इसमें बेलनाकार लेंस का प्रयोग होता है। ओके, अब हम यहाँ पर पहुँचते हैं अगले चैप्टर पर। यहाँ पर हमने स्थिर वैद्युत, बेंजामिन फ्रैंकलिन ने 2 प्रकार के आवेशों को धनात्मक आवेश और ऋणात्मक आवेश नाम दिया। बेंजामिन फ्रैंकलिन ने धनात्मक और ऋणात्मक आवेश नाम दिया था। चालक की बात करें, कंडक्टर, तो चांदी सबसे अच्छा चालक होता है, फिर तांबा, फिर एल्युमिनियम, फिर टंगस्टन का स्थान होता है। तो याद रखिए सबसे अच्छा, सबसे सुचालक चांदी है, फिर तांबा है, फिर एल्युमिनियम है, फिर टंगस्टन है। क्वेश्चन बन सकता है। ओके, अचालक क्या होते हैं? अचालक जहाँ पर जिन पदार्थों से होकर आवेश का प्रवाह नहीं होता उन्हें अचालक कहते हैं। जैसे लकड़ी, सूखी लकड़ी, याद रखिए सूखी लकड़ी, रबड़ हो गया, कागज़ हो गया, इसमें प्रवाह नहीं करती है विद्युत धारा, है ना, वायर में प्रवाह करती है एल्युमिनियम वगैरह से। हाँ, यहाँ पर आगे चलते हैं। विद्युत धारा किसी चालक में विद्युत आवेश के प्रवाह की दर को विद्युत धारा कहते हैं। और विद्युत धारा की दिशा धन आवेश की गति की दिशा की ओर मानी जाती है। इसका एसआई मात्रक एम्पियर होता है। एम्पियर याद रखिएगा अदिश राशि है, मात्रक एम्पियर है, यह एक अदिश राशि है। प्रतिरोध क्या है? प्रतिरोध कह रहे हैं विरोध कर रहे हैं, बहुत प्रतिरोध कर रहे हैं। रेसिस्टेंस, किसी चालक में विद्युत धारा प्रवाहित होने पर चालक के परमाणुओं तथा अन्य कारकों द्वारा उत्पन्न किए गए व्यवधान रोकना ही, वही क्या कहता? प्रतिरोध कहता। और ओम का नियम है, एक ओम थे, उनका नियम है, उन्होंने दिया नियम कि V = R/I। V क्या है यहाँ पर? V जो है वोल्ट है, विभवांतर है। R जो कि रेसिस्टेंस है यानी प्रतिरोध है। I जो है यहाँ पर क्या है? I यहाँ पर एम्पियर है यानी प्रवाहित धारा है। एम्पियर यानी विद्युत धारा का मात्रक एम्पियर है। ठीक है, यहाँ पर हम आगे बात करते हैं। प्रतिरोधों का संयोजन श्रेणी और समांतर क्रम में होता है। विद्युत शक्ति का मात्रक वाट देख चुके हैं, वाट होता है, इसका ऐसा ही मात्रक वाट है। अमीटर, विद्युत धारा को एम्पियर में मापने के लिए अमीटर नामक यंत्र का प्रयोग किया जाता है। किसका? अमीटर का। वोल्टमीटर परिपथ के किन्हीं 2 बिंदुओं के बीच विभवांतर मापने में। विद्युत फ्यूज पूछा जाता है किस चीज़ का बना होता है? विद्युत फ्यूज देखे होंगे आप लोग, तो टिन और लेड यानी टिन और शीशा का बना होता है फ्यूज। टिन और शीशा का बना होता है फ्यूज। गैल्वेनोमीटर जिसको टेस्टर भी बोलते हैं, टेस्टर जानते हैं ना, विद्युत परिपथ में विद्युत धारा की उपस्थिति बताने वाला एक यंत्र है। एक यंत्र है, वो गैल्वेनोमीटर होता है। ट्रांसफार्मर आप जानते होंगे,
ट्रांसफार्मर देखे भी होंगे, जगह जगह लगे होते हैं ट्रांसफार्मर। ट्रांसफार्मर क्या करता है, ट्रांसफार्मर जो है कि एसी को डीसी में नहीं कन्वर्ट करता है। ट्रांसफार्मर क्या करता है कि विद्युत चुम्बकीय प्रेरण के सिद्धांत पर कार्य करने वाला यह एक ऐसा यंत्र जो उच्च एसी वोल्टेज को निम्न और निम्न एसी वोल्टेज को उच्च एसी वोल्टेज में बदलता है। यह एसी वोल्टेज को ही उच्च और निम्न करता है ना। उच्च श्रेणी वाला उच्च करेगा, एसी कम आ रही है, क्या बोलते हैं, अल्टरनेटिंग करंट जो कम आ रही है तो उसको ज़्यादा करता है, और कम ज़्यादा आ रही है तो उसको कम करता है ना, कम करता है। ठीक है, एसी डायनेमो है, यह यांत्रिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में परिवर्तित करता है। विद्युत मोटर क्या करता है, विद्युत ऊर्जा को यांत्रिक ऊर्जा में करता है। माइक्रोफोन ध्वनि ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में परिवर्तित करता है। ओके, तो ट्रांसफार्मर याद रखिएगा। आपने इन्वर्टर देखा है, तो इन्वर्टर में क्या होता है, इन्वर्टर में रेक्टिफायर लगा होता है। रेक्टिफायर क्या करता है, एसी को डीसी में बदलता है, एसी को डीसी में बदलता है। इन्वर्टर का काम है, इन्वर्टर जो है डीसी को एसी में करके हमें देता है, डीसी को एसी में करके हमें देता है इन्वर्टर, है ना। इन्वर्टर एसी को डीसी में नहीं बदलता है, वो तो रेक्टिफायर करता है। याद रखिएगा, यही क्वेश्चन पूछा जाएगा और पूछा गया है। चुंबक की बात करें, चुंबक के चारों ओर वह क्षेत्र, मतलब एक क्षेत्र होगा, चुंबकीय क्षेत्र मतलब उसके चारों ओर का क्षेत्र। चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता एक सदिश राशि है। चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता एक सदिश राशि, इसका मात्रक न्यूटन प्रति एम्पियर मीटर होता है, अथवा वेबर पर मीटर स्क्वायर या टेस्ला होता है। तो ये जो लिखा है, चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता एक सदिश राशि है, इसका मात्रक न्यूटन प्रति एम्पियर मीटर अथवा वेबर प्रति मीटर स्क्वायर या टेस्ला होता है। ठीक है, हाँ। क्यूरी ताप क्या होता है, क्यूरी ताप वह ताप जिसके ऊपर पदार्थ अनुचुंबकीय और जिसके नीचे पदार्थ लौह चुंबकीय होता है। ऐसा टेम्परेचर जिसके ऊपर पदार्थ अनुचुंबकीय और जिसके नीचे पदार्थ लौह चुंबकीय होता है। लोहा और निकिल के लिए क्यूरी ताप क्रमशः इतना दिए गए हैं। लोहे के लिए इतना, इसके लिए इतना। अस्थायी चुंबक बनाने के लिए नर्म लोहे का प्रयोग किया जाता है, और अस्थायी चुंबक बनाने के लिए इस्पात यानी स्टील का प्रयोग किया जाता है। याद रखिएगा, अस्थायी चुंबक के लिए इस्पात का प्रयोग और नर्म लोहे का प्रयोग, और अस्थायी चुंबक के लिए इस्पात का प्रयोग करते हैं, स्टील का प्रयोग किया जाता है। याद रखिएगा, ठीक है। चलिए, रेडियो सक्रियता की बात करें, यहाँ से क्वेश्चन पूछा जाता है, ध्यान दीजिएगा। लेक्चर भले ही बड़ा हो रहा है, लेकिन इतना समय निकालिए और सुनिए चीज़ों को। एक दो बार अगर आप पहले भी पढ़े हैं तो आपको बहुत फ़ायदा होगा। रेडियो सक्रियता की खोज फ्रेंच वैज्ञानिक हेनरी बैकरेल, पी क्यूरी, एम क्यूरी ने किया। इस खोज के लिए इन तीनों लोगों को संयुक्त रूप से नोबेल पुरस्कार मिला। जिन नाभिकों में प्रोटॉन की संख्या 83 या उससे अधिक होती है वे अस्थायी होते हैं। जिनमें प्रोटॉन की संख्या 83 या उससे अधिक होती है वे अस्थायी होते हैं, है ना। और अस्थायित्व प्राप्त करने के लिए अल्फा बीटा गामा किरणें उत्सर्जित करते हैं। प्रोटॉन की संख्या 83 से अगर अधिक होगी तो वो क्या करते हैं, कहते हैं उसको रेडियो एक्टिव हैं, और वो अस्थायित्व प्राप्त करने के लिए क्या करते हैं, अल्फा बीटा गामा किरणें उत्सर्जित करते हैं। ठीक है, इसी को रेडियो सक्रियता कहते हैं। रॉबर्ट पियरे एवं उनकी पत्नी मैडम क्यूरी ने नए रेडियो एक्टिव तत्व रेडियम की खोज की थी। 1902 में रदरफोर्ड नामक वैज्ञानिक ने किसकी खोज की थी, रेडियो सक्रियता की खोज रदरफोर्ड ने 1902 में ही की थी पहले। तो रॉबर्ट पियरे, मैडम क्यूरी ने रेडियम की खोज की थी। अब हमने देख लिया, क्वेश्चन पूछा जाता है। हमने तो असिस्टेंट कमांडेंट वगैरह का पेपर जब देखा तो उसमें क्वेश्चन पूछे गए हैं, और यूपीएससी भी क्वेश्चन पूछ सकता है, यूपीपीसीएस तो पूछ सकता है, एक आध बार पूछा है। सबसे अधिक वेधन क्षमता गामा किरण की होती है। हमने बताया अल्फा किरण, बीटा किरण, गामा। सबसे अधिक गामा की, सबसे अधिक आयनन क्षमता अल्फा किरण की है। अब यहाँ पर महत्वपूर्ण चीज़ क्या है, एक अल्फा किरण निकलने से परमाणु संख्या में 2 इकाई। देखिए, परमाणु क्रमांक नीचे होता है, और द्रव्यमान संख्या 92 यूरेनियम 235। परमाणु संख्या नीचे होती है, परमाणु क्रमांक इक्वल टू मतलब प्रोटॉनों की संख्या, परमाणु संख्या बराबर प्रोटॉनों की संख्या, और ये द्रव्यमान संख्या होती है ऊपर। ओके, तो एक अल्फा किरण निकलने से परमाणु संख्या में 2 इकाई तथा द्रव्यमान संख्या में 4 इकाई की कमी होती है। यानी कि 2 इकाई, परमाणु क्रमांक में 2 इकाई और द्रव्यमान संख्या में 4 इकाई की कमी होती है ना। एक अल्फा किरण जब निकलता है तब यही क्वेश्चन पूछेगा, स्टेटमेंट देगा, 2-3 स्टेटमेंट। एक अल्फा किरण निकलता है तो परमाणु क्रमांक में 2 इकाई की कमी और द्रव्यमान संख्या में 4 इकाई की कमी होती है जब एक अल्फा किरण निकलता है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। हाँ, परमाणु क्रमांक जो ये नीचे होता है, नीचे 92 यूरेनियम 235। ठीक है, फिजिक्स का लेक्चर आप देखे होंगे तो आपको पता होगा। और बिहार पीसीएससी ने जो पेपर कैंसिल हो गया उसमें भी एक क्वेश्चन पूछा, और उसमें ई वाला ऑप्शन सही था, उसमें 2 चीज़ें दी। परमाणु क्रमांक बराबर होता है प्रोटॉनों की संख्या, परमाणु क्रमांक वही होता है प्रोटॉनों की संख्या, और ऊपर जो द्रव्यमान संख्या इसमें प्रोटॉन प्लस न्यूट्रॉनों की संख्या होती है। ओके, ऊपर वाले में। ओके, ठीक है। एक अल्फा किरण निकलता है तो परमाणु क्रमांक में 2 इकाई और द्रव्यमान संख्या में 4 इकाई की कमी होती है। ठीक है,
एक बीटा किरण निकलता है तो क्या होता है, परमाणु संख्या में एक इकाई की वृद्धि होती है तथा द्रव्यमान संख्या में कोई प्रभाव नहीं पड़ता है। यानी बीटा जब निकल रहा है तो एक इकाई की वृद्धि हो रही है, ऊपर वाला द्रव्यमान संख्या कोई परिवर्तन नहीं होता है। और इसी सिद्धांत को, और तीसरी चीज़ गामा किरण निकलता है तो कोई परिवर्तन नहीं होता। इसी सिद्धांत को वर्ग विस्थापन सिद्धांत या सोडिफाजन नियम कहा जाता है। वर्ग विस्थापन सिद्धांत या सोडिफाजन नियम कहा जाता है। याद रखिएगा अल्फा और बीटा निकलने पर क्या हो रहा है ना। रेडियो सक्रियता की माप जीएम काउंटर के द्वारा की जाती है। रेडियो सक्रियता की माप जीएम काउंटर के द्वारा की जाती है। और क्लाउड चैम्बर के द्वारा रेडियो एक्टिव कणों की उपस्थिति का पता लगाने के लिए क्लाउड चैम्बर का प्रयोग किया जाता है। और रेडियो सक्रियता की माप जीएम काउंटर के द्वारा होती है। और क्लाउड चैम्बर की खोज सीआरटी विल्सन ने किया था। ओके। कार्बन 14 का प्रयोग किया जाता है कि जीवात्म में मृत पेड़ पौधों आदि की आयु का अंकन करने में। कार्बन 14 आपको पता ही होगा, कार्बन 14। द्रव्यमान ऊर्जा संबंध E = mc² आइंस्टीन चाचा ने दिया था। इसको थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी कहा जाता है और इनको 1901 में नोबेल प्राइज भी दिया गया था। अब ये आखिरी चैप्टर है यूपीपीसीएस 2021 में खेला किया। यहाँ पर देखिए क्या होता है जब नाभिकीय विखंडन होता है जो जैसे 92 यूरेनियम 235 है, जब इस पर न्यूट्रॉनों की बमबारी की जाती है तो ये क्या होता है, विखंडित होने लगता है। ये यूरेनियम एक नहीं 2 भागों में टूटता है और न्यूट्रॉन एक नहीं 3 वगैरह बन जाते हैं। तो ये टूटने लगते हैं। टूटते टूटते ऐसी स्थिति आ जाती है कि परमाणु बम बन जाता है। ठीक है, परमाणु बम बन जाता है और अगर इसको नियंत्रण में कर लें तो हम एनर्जी उत्पन्न कर सकते हैं, है ना। एनर्जी उत्पन्न जो होती है वही इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस की जा सकती है उससे, कोई दिक्कत नहीं। अब थोड़ा सा पढ़ लेते हैं। वह नाभिकीय की प्रतिक्रिया जिसमें कोई एक भारी नाभिक 2 भागों में टूटता नाभिकीय विखंडन कहलाता है। न्यूक्लियर फिजन है, नाभिकीय विखंडन है। याद रखिएगा नाभिकीय विखंडन सूर्य में नहीं होता, वहाँ पर नाभिकीय संलयन होता है। न्यूक्लियर फ्यूजन होता है सूर्य में। सूर्य से प्रकाश की ऊर्जा का स्रोत नाभिकीय संलयन है, न्यूक्लियर फिजन है। याद रखिएगा वह नाभिकीय प्रतिक्रिया जिसमें कोई एक भारी नाभिक 2 भागों में टूटता है नाभिकीय विखंडन कहलाता है। विखंडन के दौरान उत्पन्न ऊर्जा को नाभिकीय ऊर्जा कहते हैं। और सबसे पहले नाभिकीय विखंडन स्ट्रासमैन एवं हॉर्न के द्वारा दिखाया गया था। उन्होंने जब यूरेनियम 235 में न्यूट्रॉनों की बमबारी की तो पाया कि यूरेनियम के नाभिक 2 खंडों में विभाजित हो जाते हैं, है ना। तो यूरेनियम 235 स्ट्रासमैन और हॉर्न ने किया था। श्रृंखला अभिक्रिया वही कह रहे हैं कि जब न्यूट्रॉनों को एब्जॉर्ब कर लिया जाए तो श्रृंखला अभिक्रिया चेन रिएक्शन होती है। देखिए श्रृंखला अभिक्रिया में 2 तरह के हैं, एक अनियंत्रित एक नियंत्रित। जब यूरेनियम पर न्यूट्रॉनों की बमबारी की जाती है तो एक यूरेनियम नाभिक के विखंडन से बहुत अधिक ऊर्जा व 3 नए न्यूट्रॉन निकलते हैं। ये उत्सर्जित न्यूट्रॉन यूरेनियम के अन्य नाभिकों को विखंडित करते हैं। ये न्यूट्रॉन जो है कि 3 नए न्यूट्रॉन आ रहे हैं, है ना। 3 आएंगे तो 3 लोग ज़्यादा काम कर देंगे, इसलिए न्यूट्रॉन को एब्जॉर्ब कर लो तो वो नियंत्रित श्रृंखला हो जाएगी, और एब्जॉर्ब नहीं कर पाए तो अनियंत्रित हो जाएगी, परमाणु बम बन जाएगा, है ना। याद रखिएगा श्रृंखला अभिक्रिया यही है, अनियंत्रित और नियंत्रित। अनियंत्रित में क्या है वही बता रहे हैं कि इस अभिक्रिया में 3 नए निकलने वाले न्यूट्रॉन पर नियंत्रण नहीं होता, जिसके कारण नाभिकों के विखंडन की दर 1, 3, 9, 27 के अनुसार होती है। फलस्वरूप ऊर्जा अत्यंत तीव्र गति से उत्पन्न होती है तथा बहुत कम समय में बहुत अधिक विनाश कर सकती है। इस अभिक्रिया में प्रचंड विस्फोट होता है। परमाणु बम में यही अभिक्रिया होती है। ओके, परमाणु बम हिरोशिमा और नागासाकी पर 6 अगस्त 1945 को दागा गया था, और 6 अगस्त को जो दागे थे पानवे यूरेनियम 235 वाला था। 6 अगस्त 1945 को हिरोशिमा पर दागा था अमेरिका ने, ये यूरेनियम का था, और प्लूटोनियम वाला था नागासाकी, है ना, हिरोशिमा पर फिर नागासाकी पर। इसको लिटिल बॉय, इसको फैटमैन नाम दिया गया था ऐसे। याद रखिएगा पहला वाला यूरेनियम 235 था, 92 यूरेनियम 235, प्लूटोनियम था 94, प्लूटोनियम 239 वाला। नियंत्रित श्रृंखला अभिक्रिया के द्वारा लाभदायक कार्यों में इसका उपयोग किया जा सकता है, जैसे परमाणु भट्ठी, नाभिकीय रिएक्टर की बात है, न्यूक्लियर रिएक्टर। प्रोफेसर फर्मी के निर्देशन में शिकागो विश्वविद्यालय में पहली बार नाभिकीय रिएक्टर पहला बनाया गया था, और इसमें जो है न्यूट्रॉनों को एब्जॉर्ब करने के लिए भारी जल D2O का प्रयोग किया जाता है। ग्रेफाइट की रॉड का यूज किया जाता है। ग्रेफाइट कार्बन का प्रूफ होता है ना, ग्रेफाइट लगी होती है पेंसिल में, इसका प्रयोग किया जाता है। मंदक मतलब मंद बुद्धि ना, मंद रोकने के लिए ग्रेफाइट का प्रयोग। रिएक्टर में न्यूट्रॉन की गति को धीमा ये लोग करते हैं। रिएक्टर में नियंत्रक छड़ कंट्रोलर रॉड के रूप में कैडमियम या बोरान छड़ का उपयोग किया जाता है। इसकी सहायता नाभिक के विखंडन के दौरान निकलने वाले 3 नए न्यूट्रॉन में से 2 को अवशोषित कर लिया जाता है कैडमियम और बोरान की छड़ों के द्वारा। याद रखिएगा कैडमियम और बोरान की छड़ें भारी जल ग्रेफाइट। मंदक का मतलब कि मंद कर देते हैं, रोक देते हैं, उसको स्लो कर देते हैं। कैडमियम बोरान उसको एब्जॉर्ब कर लेते हैं।
ठीक है। तो नाभिकीय विखंडन आप जान ही गए। नाभिकीय संलयन क्या होता है? संलयन न्यूक्लियर फ्यूजन होता है। न्यूक्लियर फ्यूजन, नाभिकीय विखंडन में नाभिक टूट रहे हैं अलग अलग नाभिक में, संलयन में एक साथ जुड़ रहे हैं, यानी 1H1 1H3 जुड़ रहा है तो 2He4 बन रहा है और वहाँ से एनर्जी निकल रही है। नाभिकीय संलयन। ITER क्या है? कमेंट कर दीजिएगा, बता दिए ITER। ITER क्या है? क्या भारत इसमें अपना योगदान दे रहा है? ITER क्या है? एक्सपेरिमेंट क्वेश्चन पूछा जा चुका है भैया। सूर्य एवं तारों से प्राप्त ऊर्जा एवं प्रकाश का स्रोत नाभिकीय संलयन ही है। सूर्य और तारों से प्राप्त ऊर्जा जो होती है नाभिकीय संलयन है। यूपीपीसीएस 2 स्टेटमेंट दिया और कितने लोग नाभिकीय विखंडन और नाभिकीय संलयन में खेला कर लिए, है ना। तो न्यूक्लियर फ्यूजन होता है, न्यूक्लियर फ्यूजन नाभिकीय विखंडन है। सूर्य से प्राप्त ऊर्जा का स्रोत नाभिकीय संलयन है। तारों से प्राप्त ऊर्जा का स्रोत नाभिकीय संलयन है। हाइड्रोजन बम इसी के सिद्धांत पर काम करता है, हाइड्रोजन बम। एडवर्ड टेलर शायद हैं इसके हाइड्रोजन बम के, ये सर्च करके बता दीजिएगा हमें कि हाइड्रोजन बम का आविष्कार किसने किया था और एटम बम का आविष्कार किसने किया था, ये आप लोग बता दीजिएगा। और यहाँ पर आपका पूरा फिजिक्स कंप्लीट होता है। आप अगर एक दो बार फिजिक्स पढ़े होंगे, लेकिन या फिर आप एकदम नहीं पढ़े होंगे, तब भी आप अगर रट्टा लगा सकें तो रट्टा मार करके याद कर सकते हैं। पूरे तरीके से फिजिक्स 1 घंटे 24 मिनट में पूरी घटना चक्र नहीं, पूरे तरीके से आपका जो है कि ख़त्म होता है। ओके, तो जो क्वेश्चन पूछे गए हैं और कमेंट करिएगा जो क्वेश्चन पूछे गए हैं, और मोटिवेशन के लिए भी कमेंट करिएगा, मोटिवेट रखिएगा हमें, फीडबैक ज़रूर दीजिएगा। मिलते हैं आपसे अगले लेक्चर में। बहुत बहुत धन्यवाद।